তো 19শে জানুয়ারিতে ও সকালবেলা ভোর 5টা 4টার দিকে ওঠে। আমি যে এত সকালে যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই, নিজেদের গাড়ি আছে, পরে গেলে হয়। বলে না না, সকালেই বেরোতে হবে। ডিকির থেকে বেরোতে নিয়ে আসতে ড্রিঙ্কস কতক্ষণ লাগে? আমি যে ভাঙার কি হলে তো ঢিল দিয়ে ফেলে দিলে হয়ে যায়। ভেঙে টেঙে তারপরে ঢিল দিয়ে ফেললো। ও দেখতে দেখতে কখন আমার আমার কি হলো আমি জানি না। এরপরে আমার আর কোনো সেন্স ছিল না। আমার যখন সেন্স আসে তখন আমি দেখি বেডে শোয়া। আমি এতদিন ধরে গান করলাম, আমার গানের টাকা পয়সা সব নিয়ে গেলো। আমার লাইফে এখন কি আছে বাইরে তো সবাই জানে। লোভ লালসা না করে আমাকে না নিয়ে যেত, আমার জীবনটা তো এরকম হতো না। না, अचानक सिक्किम से एक गाड़ी पुलिस हमारा फार्म में पहुंच गया। तो बताए आप उत्तम सरकार? बोले, हाँ जी हम उत्तम सरकार हैं। बोले आपका बीवी का नाम शांता सरकार है? बोले हाँ। तब हमको सिक्किम का पुलिस डिटेल्स में कुछ उसका एक्सीडेंट, क्या एक्सीडेंट हुआ है कुछ हमको बताया। 20 जनवरी सुबह 10:30 बजे हमारा बीवी को संगीन अवस्था में सिक्किम का एक पहाड़ी झोड़ा में संगीन अवस्था में मिला। राज भट्टाचार्य उसको संगीन करके कहीं ऊंचाई जाएगा से जहां उसको गिरा था कम से कम 50 फुट नीचे एक झोड़ा में मिला है। जहां से लगता है ऐसे करके धर के पकड़ के उसको कहीं झोड़ा में छोड़ दिया। भक्तिनगर थाना शांता को रिलीज किया तो हमने सोचा भक्तिनगर थाना से हमारा कोई काम नहीं। पूरा भरोसा है अदालत के ऊपर, हमारा बीवी का न्याय मिलेगा। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। एक विशेष खबर को लेकर हम आप सभी के साथ उपस्थित हुए हैं। श्रीमती शांता सरकार, एक सुविख्यात गायिका, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज आप खुद इनके मुंह से दिल दहलाने वाली इनकी आप बीती सुनेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को इनके बारे में 2 शब्द बता देना अधिक जरूरी समझते हैं। एक सुविख्यात मंच गायिका शांता सरकार अपनी बढ़ती लोकप्रियता से खुश तो थी, लेकिन शायद संतुष्ट नहीं। बहुत जल्द आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करने का उन्होंने जो प्रयास किया, बेशक यही उनकी बड़ी चूक थी, जिसके कारण वह खुद जमीन पर आ गिरी और उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। जाहिर है, शांता के सुखद पारिवारिक जीवन में राज भट्टाचार्य ने भूचाल ला दिया। शांता के सुखद पारिवारिक जीवन में राज भट्टाचार्य का नाटकीय प्रवेश एक बड़ी घटना थी। राज ने अपने शातिर दिमाग का इंद्रजाल फैलाकर एक पासा फेंका। ऐसे ऐसे स्वर्णिम सपने दिखाए कि शांता राज के झांसे में आ गई। राज के सहारे शांता ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिन डायनों के सहारे वह उड़ान भर रही थी वे बेहद कमजोर साबित हुए, क्योंकि उन्हीं डायनों के सहारे एक और युवती काकुली चक्रवर्ती, जो राज भट्टाचार्य की वर्तमान में पत्नी है, उड़ान भरने की जद्दोजहद में असफल होने के कारण राज से अलग होकर रह रही थी। संभवतः वह भी षड्यंत्र में लिप्त हो गई। राज ने शांता को जो भावनात्मक एवं शारीरिक जख्म दिए, जो कष्ट पहुंचाए, उसे आप शांता के मुख से सुनेंगे ही। लेकिन इतना तो आप जान जाइए कि जिस राज भट्टाचार्य को लेकर शांता सरकार और उनके पति उत्तम सरकार आज अपने अनगिनत आरोपों को लेकर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे संबंधित मामला माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जलपाईगुड़ी में विचाराधीन है। राज भट्टाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह भाजपा का एक प्रभावशाली नेता है। भाजपा का वर्तमान जिला महासचिव है तथा भाजपा के प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों से उनका संपर्क भी है और संबंध भी। बेशक वह अपने रसूखों का इस्तेमाल करना जानता है और यही उसकी ताकत भी है। और फिलहाल शांता सरकार अवसाद में डूबी हुई सूर्यास्त की ओर अग्रसर है, जबकि उत्तम
न्याय विचार की उम्मीद में अब भी परिस्थितियों से जूझ रहा है। आगे इन पूरी घटनाक्रम के बारे में आप इन्हीं से घटना के विषय में सुनेंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ शांता सरकार जी मौजूद हैं। वो विस्तार से हमें बताएंगी कि राज भट्टाचार्य के साथ उनका जो संबंध रहा, उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया, इन सारे पहलुओं को वो विस्तार से बताएंगे। শান্তা জি একটু বলো না আমাদের দর্শককে যে রাজ ভট্টাচার্য আপনার সঙ্গে কি করলো और आपातत तो आपने की फील करছেন। मैं बता दूं अपने सभी दर्शकों को, उस घटना के बाद से शांता जी बेहद मानसिक रूप से अवसाद से ग्रसित है, मानसिक रूप से बीमार है और लगातार इन्हें डॉक्टरों के साथ संपर्क में रहना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उस घटना के बाद ये जीवित बची हैं। मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, आप बोलो ना। আমি শান্তা সরকার, উত্তম সরকার আমার হাজব্যান্ড। আমি ছোটোবেলার থেকে গান করতে ভালোবাসি, তো অনেক প্রোগ্রাম করেছি আমি। তো শেষ পর্যন্ত আমি শিলিগুড়িতে যখন কোনো প্ল্যাটফর্ম পাইনি তখন আমি বারও গান করতাম। ওখান থেকেই রাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয়। তো ও কথা বলতো যখন, তখন বলতো যে এই জায়গায় গান করাটা ঠিক না, আমি তোমাকে ভালো জায়গায় প্ল্যাটফর্ম করে দিব, আমার সঙ্গে ভালো ভালো লোকের ইসে আছে, এইসব জায়গায় তো গান করাটা ঠিক না, এখান থেকে দাঁড়াতে পারবে না। আমি বলতাম বাড়ির থেকে কি আমাকে বেরোতে দিবে? বলে দেখো, তুমি যদি জীবনে দাঁড়াতে পারো দেখো, চেষ্টা করে, আমি তোমার জন্য সব করবো, আমার কাছে আমার সাথে অনেক বড় বড় লোকের হাত আছে। আমি যেহেতু গান পাগল ছোটোবেলার থেকেই, আমি ভাবলাম ঠিক আছে। আর ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আন্তরিকতাটা বেশি হয়ে যায়, আর বাড়িতে 24 ঘন্টা ফোন আসতো। এই নিয়ে আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তো ঝগড়া লাগতো সবসময়, কার সঙ্গে এত কথা বলে। কিন্তু আমার একটাই টার্গেট ছিল, আমি যাবই, বাড়ির থেকে হবে না, আমি ওখানে যেয়েই করব, ভালো চাকরি করব আর গান করব, সেটা করবই। তা আমি জানতাম যে ওর হাজব্যান্ড, ওনার স্ত্রী ওই বাড়িতে থাকতো না, ওনার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। তো একদিন খুব বাড়িতে অশান্তি হয় আমার আর ওর মধ্যে। তারপর ওকে আমি জানাই যে না, আমি এখানে অসুবিধা হচ্ছে আমার। ও বললো ঠিক আছে, তুমি চলে আসো, এরপরেরটা আমি বুঝে নিব। তারপরে নিজে ও দুজন স্টাফ দিয়ে, গাড়ি দিয়ে, নিজে কাপড় নেওয়ার যে ভিআইপিগুলো ছিল সেগুলো ওর বাড়ির থেকেই দেওয়া, আমার সেগুলোও ছিল না। সেগুলোর মধ্যে ভরে আমি ওর বাড়িতে যাই। তো যাওয়ার পরে ও আমাকে বলে তোমার নাম এখানে নন্দিনী বলে ডাকবো আমি, কেউ যাতে বাড়ির থেকে না জানে তুমি আমার বাড়িতে আছো। ঠিক আছে। ওই বাড়িতে থাকার পর ওই জোরপূর্বক আমার সাথে একদিন ইসে করে, ফিজিক্যাল রিলেশন করে। তা আমি বলার পরে আমাকে বলে যে আমার বউর সাথে তো 2 দিন পরে আমার ডিভোর্স ফাইল হয়েই গেছে, তো আমি তোমাকেই বিয়ে করে নিব, অসুবিধা নেই, তুমি এদিক দিয়ে গানেও দাঁড়াতে পারবে, তো অসুবিধাটা কি, কিসের চিন্তা করো? আমি যে ডিভোর্স ফাইল, হাজব্যান্ড থাকা অবস্থায় তো ডিভোর্স ফাইল করা হয় না, ডিভোর্স হবে না আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে। তখন আমাকে উকিলের কাছে নিয়ে গেল। নেওয়ার পর আমাকে বললো যে, উকিলই আমাকে বললো যে এমনি তো ডিভোর্স ফাইল হবে না, তুমি 498 কেস করো তোমার হাজব্যান্ডের নামে, একদিন যদি জেলে থাকে তবেই তুমি ডিভোর্স ফাইল করতে পারবে। তো এগুলো সম্বন্ধে তো আমার জ্ঞান নেই না। তা বলছি ঠিক আছে, এখন তো আমার বাড়িতে যাওয়ার আর কোনো সমস্যা এবং আর কোনো সুবিধা নেই, আমার যা সর্বনাশ হওয়ার তো হয়েই গেছে। আর হিন্দু যেহেতু আমি তো বাড়িতে আর ঢুকতে পারবো না। কিন্তু এই জিনিসটা করা মানে, আমি বললাম যে আমার হাজব্যান্ড তো একটা সরকারি চাকরিও করে না, জেলে ঢুকলে তারপরে আমার বাচ্চাটা কি খাবে? বলে উকিলটা বললো যে না, 1 দিন মাত্র থাকবে, আমি পরের দিন বের করার ব্যবস্থা করে দেব, শুধু ওই ডিভোর্স ফাইলটা করার জন্যই এইটুকু কাজ করা। তো আমি গেলাম ভক্তিনগর থানায়, কিন্তু আমার ফাইলটা নেয়নি। তারপরে যে কবে ও ওইটা আবার কমিশনারের কাছে পাঠালো বাই পোস্টে, সেগুলো কিন্তু আমি কিছু জানি না। তো দিন যাচ্ছে, মোটামুটি ও দেখি একটু ঝিমাচ্ছে,
ঝিমাচ্ছে পরের দিকে ওর ও ঝিমাচ্ছিল যে আমি কি হয়েছে, বলে কি না এখানে তো থাকার প্রবলেম হচ্ছে, বাড়ি ঘর বিক্রি করে বাংলাদেশ চলে যাব, তোমার তো বাপের বাড়ি বাংলাদেশ, তো ওইখানে আমার ওর ছেলে নিয়ে প্রবলেম, ছেলেটা ওর কাছে ছিল, ছেলেটা আবার মার কাছে চলে গেল, যেহেতু ওই ওর বউ 498 কেস করাতে ও 10 দিনের জন্য জেলে ছিল, সেই 10 দিন আবার আমি ওরই যে কারখানা ছিল ফুলবাড়িতে, ওই বাড়িতে 10 দিন আমি ছিলাম। তো 10 দিন পরে ও বেরিয়ে আসলো, পরে আবার ও আমাকে আবার ওই বাড়িতে নিয়ে গেল, তাও নিয়ে গেল কি দিনের বেলা না, রাতের বেলা, যাতে কেউ আর না জানে যে ওই বাড়িতে আমি আবার আসছি। ওই প্রথম ও জেলে যাওয়ার পরে তো আমি বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন আমি ওই বাড়িতে ঢুকলাম কেউ যাতে না জানে সেই জন্য আমাকে রাত্রেবেলা করে 1টা-1:30টার দিকে বাড়িতে ঢুকালো, যে এখন তুমি যেই বাড়িতে থাকবে কেউ যেন না জানে, কারণ আমি কেস ফাইল করব, আর আবার যদি তুমি এই বাড়িতে থাকো তাহলে আবার পুলিশ আনবে, আবার আমাকে অ্যারেস্ট করাবে, তারপর তুমি আবার এরপরে কোথায় থাকবা, সেই জন্য কেউ যেন বাইরের লোক না জানে যে তুমি এই বাড়িতে আছো। ও বাড়ির স্টাফগুলো সবাই জানতো, যতগুলো স্টাফ ছিল সবাই চিনতো। তো বাড়িতে থাকার পর হঠাৎ দেখি যে ওর বউয়ের ফোন আসে মধ্যে মধ্যে। আমি বলছি ফোন তুমি কি আবার তো বউর সঙ্গে আবার রিলেশন চলছে? তখন আমার মাথায় একটু খটকা লাগলো, কি ব্যাপার যে বউ 498 করার পরে ওর সঙ্গে কথা বলে কি করে, কোনো রিলেশন তৈরি হচ্ছে কি না? বলে না না, যাতে ওর মাথাটা আমার ঠান্ডা রাখতে হবে, আবার যদি কিছু করে বাড়িতে পুলিশ ঢোকায়, আবার তুমি বাড়িতে আছো, সেই জন্য ওর সঙ্গে একটু রিলেশনটা রাখি, আর ছেলের সঙ্গে একটু কথা বলি, বাড়ি ঘর বিক্রি করব, করে বাংলাদেশ চলে যাব, ছেলেটা যে কয়দিন আমার এই বাড়িতে আসে থাকবে, তারপরে ছেলেকে নিয়ে ভেগে চলে যাব বাংলাদেশ। আপনাকে সেটা বলছিল? হ্যাঁ, বাড়ি ঘরের ফটো টটোও তুলতো, পেপারে আবার অ্যাডও দিল। আচ্ছা। হ্যাঁ, তো অ্যাড দেওয়ার পরে আমাকে দেখালো যে এই যে পেপারে অ্যাড দিলাম, আমি বাংলাদেশ চলে যাব, তোমার ভাইকে তুমি ফোন করে বলে দিও বাড়ি বিক্রি করার পরে আমাকে যেন ওখানে যাওয়ার পরে আমাকে যেন কোনো ব্যবস্থা করে টরে দেয়। তো অ্যাড দেওয়ার পরে আবার বললো কি আমার তো সোনার জিনিস তো অনেক ছিল, বাপের বাড়ির সোনার জিনিস, তারপরে শ্বশুর বাড়ির জিনিস, জামা কাপড়, গানের খাতা, বাড়ির রেজিস্ট্রেশন রসিদ, 2 লাখ টাকা, সেগুলো ছিল, সেগুলো সব ওর নিজের দায়িত্বে রাখলো। আমার যে আলমারিটার মধ্যে কাপড় চোপড় রাখতাম সেটার মধ্যে ও রাখতে দিত না, ওগুলো টাকা পয়সা সোনা দানাগুলো ওর আরেকটা আলমারি ছিল সেটার মধ্যে রাখতো, আর চাবিটার মধ্যে মধ্যে ও নিচে নিয়ে চলে যেত নিজের পকেটে। আপনার কাছে থাকতো না? না, ওইটার চাবি আমাকে দিত না, খালি কাপড় চোপড়ের চাবিটা আমাকে দিত। আপনি কোনদিন চাইলেন না? না, চাইতাম আমি যে চাবিটা কেন বাড়ির থেকে বেড়ে যায়, এই জিনিসগুলো তো আমার দেখা উচিত, আমার টাকা পয়সা আছে, সোনার জিনিস আছে, বলে যখন তোমার দেখার প্রয়োজন পড়বে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও। ওই আলমারির চাবিটা আমাকে দিত না। আচ্ছা। ওইটা ওর বাবার আলমারি ছিল, ওইটা বন্ধ করে নিয়ে ওই চাবিটা নিয়েও চলে যেত। ওই জিনিসগুলো কি অবস্থায় আছে আমি সেটাও জানি না। তা আমার সোলান একটা গোল্ড এরকম, আমি যে এতদিন গান টান করে একটা 4 কোনা একটা সোনার ছিল, বিধান জুয়েলার্স থেকে কেনা, বিধান মার্কেট থেকে। তো হঠাৎ করে একদিন বলে আমার ছাদের উপরে টাওয়ার বসাবে, বলে টাওয়ার বসাবো, অনেক টাকা লাগবে। কার সাথে কথা বলে যেটা টাওয়ার বসাবো, আমি মাস গেলে পরে অনেক টাকা পাবো, টাওয়ার বসাতে কিছু টাকা ওনাদের দিতে হবে, সে টাকা দিতে হবে, যে দাও। এখন সোনার গোলটা মনে হচ্ছে আমার কাছে রসিদ ছিল যে দোকান থেকে কেনা, সেটা মনে হয় বিক্রি করতে পারছে না, যে আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে তোমার। আমার কাছে তো টাকা আছেই। বলে না, ওইটা বিক্রি করে দাও, এরপরে তো বাড়ি ঘর বিক্রি করলে কিনতেই পারবা, তো চলো ওইটা বিক্রি করে আসি। তা আমিও ভাবলাম যে ঠিক আছে, এরপরে তো বাড়ি ঘর বিক্রি করে বাংলাদেশ চলেই যাবে, আমার জন্যই তো এত কিছু করে যাচ্ছে। সেই বিধান জুয়েলার্স থেকে সেই জিনিসটা গোলটা বিক্রি করলো আমাকে দিয়ে। ও তো গেলে ওটা বিক্রি করতে পারবে না, নামে তো আমার ছিল। তারপরে টাকা কি হলো আমি জানি না, আমাকে টাকা দেয়নি। তারপরে বাড়ি ঘর বিক্রি করবে বলে যাচ্ছে,
তারপর ঝিমাচ্ছে কী সব লেখে, আর আমাকে বলে কি তুমি স্টেটমেন্ট লেখো, তোমার সঙ্গে কি কি বাড়িতে অত্যাচার হতো, তোমার শ্বশুর বাড়িরা কি অত্যাচার করতো, বর কি অত্যাচার করতো। আমি যে কোথায় অত্যাচার করতো, আমি স্বেচ্ছায় তো বাড়ির থেকে চলে আসছি না, না এগুলো লিখতে হবে। যখন ওই যে 498 কেস করলো না, সেটা করতে হবে। আমিও যখন লিখে যাচ্ছি, আমার বউ আমার নামে কেস করেছে, সেগুলো তুমি ডায়েরি লেখো। বলছি কী লিখবো, ওরা বানায় বানায় লেখো, আমি যা যা বলবো বানায় বানায় সেগুলো লেখো ডায়েরিটা। তো ও বলে দিত, আমি বসে বসে লিখতাম। আর ও আবার কম্পিউটারে কি লিখতো সেগুলো তো আর আমি জানতাম না। রাতের পর রাতে ওগুলো বসে বসে করতো, ঘুমায় না ঠিক মতো। তারপরে দেখি ঘোরাঘুরি করে, আর বউর ফোন আসে, আমাকে বলে তুমি এই ঘরে আসবে না, আমি বউর সঙ্গে গল্প করবো। তা না, আমি বুঝতে পারতাম না যে ওদের সঙ্গে কি নিয়ে গল্পটা হচ্ছে। তারপর একদিন বললো কি তুমি বাংলাদেশে ফোন করো তোমার দাদাকে। আমি যে দাদাকে কি বলবো, বলো যে ইসে করবো, বাংলাদেশ চলে আসবো, ঘুরতে যাব। সে দাদার ওখানে ফোন করলাম, দাদা বললো আয়, তুই যদি বর্ডারে আসিস আমি তো তোর সঙ্গে দেখা করব। সেটা তো আর সম্ভব না যাওয়া, আমি একা তো কোথাও যেতে পারি না। তো 19 তারিখে ও আমাকে বলে চলো সিকিম যাব, ঘুরে আসি, তোমার গানের একটা অডিশন আছে, চলো ঘুরে আসি ওখান থেকে। তো বাইরের থেকে খাবার দাবার নিয়ে আসছে। আমি 1913 হচ্ছে 16 জুন হচ্ছে ওর বাড়িতে যাই। তো 19শে জানুয়ারি 1914 ও হচ্ছে আমাকে বলে যে সিকিম চলো, আমার ইসে আছে, সাইড ভিজিটও আছে। আর তারপরে হচ্ছে এর মধ্যে ওর বউ যখন 498 কেস করে তখন তোকে জেলে নিয়ে যায়, সেটা আমি বলছি। 10 দিন পরে জেল খেটে বাড়ি বের হয় এখান থেকে। তো 19শে জানুয়ারিতে ও সকালবেলা ভোর 5টা 4টার দিকে ওঠে। তো আমি যে এত সকালে যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই, নিজেদের গাড়ি আছে, পরে গেলে হয়। বলে না না, সকালেই বেরোতে হবে। এখন সিকিম যে কত দূর সেটাও আমি জানি না, যাইনি কোনো দিন, সকালে যেতে হবে। সকালে চা খাওয়ার পরে কিছুদিন আগে কাজের লোক ছেড়ে দিল। কাজের লোক যে শিগলি নামে যে মেয়েটা ছিল, ওকে ছাঁটাই করলো। আমি বলছি কেন ওকে ছাঁটাই করলো? বলে আমরা তো বাংলাদেশে চলে যাব, ঘরের কথা সব বাইরে যাচ্ছে, ওকে ছাঁটাই করি। আর যখন ওকে অ্যারেস্ট করতে যাওয়া হয়, ওই কাজের বউটাকে দেখি আবার ওই বাড়িতে। আচ্ছা, ওর সাথে কি কথাবার্তা কার সঙ্গে হয় সেটা তো আমি জানি না। ওই বউটাকে আমি তখন আবার দেখি ওর স্বামী স্ত্রী ওই বাড়িতে আবার কাজ করছে, কিন্তু আমাকে বলছিল ওকে ছাঁটাই করে দেওয়া হলো। আবার বউ দেখি অ্যারেস্ট করার দিন ওর বউকেও ওই বাড়িতে দেখি। আর এফআইআর যার জন্য ওর বউর নাম কিন্তু লিখিনি, কারণ ওর বউ তো আলাদাই থাকে। তারপরে 19শে জানুয়ারি ও 5টার দিকে ওঠে। আমার কোনো ড্রেস, যেগুলো আমার ড্রেস ছিল, কোনো ড্রেস আমাকে পরতে দিল না। যেগুলো আমি দিলাম সেগুলো পরো। নিজের জুতাটা পর্যন্ত আমি নিজে পরতে পারিনি, চশমা পরতে দেয়নি। ঘড়িটা যেটা ছিল সেই ঘড়ি পর্যন্ত পরতে দেয়নি আমাকে। বলে সব হচ্ছে আমি যেগুলো দিছি সেগুলো পরো। আর মোবাইলটা তো আমারগুলো তো নিয়েই গেছে, যেটা ওর মোবাইল ছিল সেটা আমাকে মধ্যে মধ্যে দিত, আবার নিজে নিয়ে নিত। কিছুদিন আগে মাথায় টাক করে আসলো, পুরো মাথা। সিকিম যাওয়ার আগে মাথায় টাক ছিল, শীতের দিন। ওই কোথায় যেন ওটা, যাওয়ার পথেই এক জায়গায় দাঁড়ালো, ও চা খেলো। খাওয়ার পর বাড়ির থেকে কি নিয়ে গেল, পান, আমি একটু পান খাই, পান নিয়ে গেল, ড্রিঙ্কস নিয়ে গেল, আর পনির আর রুটি এগুলো নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পরে ঠিক 2টোর দিকে এক জায়গায় থামলো। আমি কি এতক্ষণ ধরে গাড়ি ঘুরছে, কত দূর সিকিম? মানে 2টো পর্যন্ত আপনাকে রাস্তায় ঘোরাচ্ছেই। আর সিকিম যে কত দূর সেটা তো আর আমি জানি না, যাইনি না কোনো দিন। 2টো বাজে সকালবেলার থেকে। তো সকালে আপনি কটার সময় বেরোচ্ছিলেন? 5টা, সকাল 5টায়। হ্যাঁ। আর 2টা পর্যন্ত আপনি রাস্তায় ছিলেন? রাস্তায় ছিলাম, ঘুরেই যাচ্ছে। আর সিকিম কত দূর, কতটা রাস্তা লাগে সেটা তো আর আমার খেয়াল নাই, আমি যাইনি কোনো দিন, বুঝতে পারবো না। আমি যে কতক্ষণ লাগবে, বলে আরও টাইম লাগবে। তারপরে নিয়ে গেল কোথায়, কোন জায়গায় গাড়ি থামালো, বললো রুটি খাবো এখন,
খেলাম, রুটি খাওয়ার পরে পান খেলাম 2টোর পরে। পান খাওয়ার পর মাথা ভাল লাগছে না আমার, আমি তো পান খাই, তো পানটা আবার ফেলেও দিলাম। বলে একটু ড্রিঙ্কস খাও, আমি যে ড্রিঙ্কস আমার এখন ভাল লাগছে না, খাবো না। না না, বাইরে গেলে খেতে হয়, খাও। এখন গাড়ির মধ্যেই আমি বসা ছিলাম, যেহেতু শরীর ভালো লাগছে না, বসাই ছিলাম। ডিকির থেকে বেরোতে নিয়ে আসতে ড্রিঙ্কস কতক্ষণ লাগে, অনেকক্ষণ ধরে পেছনে ছিল। আমি আর বেরোই না যে কেন। তাও আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা? আধা ঘন্টার মতো লাগলো। আধা ঘন্টা লাগে? হ্যাঁ, ড্রিঙ্ক বের করার জন্য? বের করার জন্য। আমি শুধু বলেই যাচ্ছি এতক্ষণ কি করো তুমি ওইখানে। বলে এই তো হয়ে গেছে হয়ে গেছে। তো ওটা যখন নিয়ে আসলো তখন এরকম ঝাঁকি দেওয়া, ফেনা ফেনা করা আর কি। হুম। সেটা থেকে আমার ঘৃণাও লাগলো, আমি একটু ঘৃণাতে সেটা বেশি পাই। আমি যে এটা দাম দেখতেও কেমন লাগে, খাবো না আমি। সাদা সাদা ভেতরটা। তো আমাকে বললো খাও, কিচ্ছু হবে না, চিপস দিয়ে খাও। তো খাওয়ার পরে একটা বিদঘুটে গন্ধ, তো গন্ধ, আমি বলছি আমি আর খাবো না। আমি 2-3 ঢোক খেলাম। তারপরে ও কি করলো, ওটা তো ও নিজে খেলোই না। আচ্ছা, পুরোটাই আপনাকে খাওয়ালো? না, পুরো খাইনি, আমি 2-3 ঢোক খেলাম। তা আমি যে খাবো না, এটারও একটা বিটকাল গন্ধ লাগছে, আমি খাবো না এটা, আমার শরীরে এমনি ভাল লাগছে না। তারপরে সেটাকে নিয়ে কি করলো, ওই একটা পাথরের মধ্যে ভাঙছে বোতলটা। আমি যে ভাঙার কি হলো, এটা ঢিলতে ফেলে দিলে হয়ে যায়। ভেঙে টেঙে তারপরে ঢিল দিয়ে ফেললো বোতলটা। বলে ওটা যদি আবার কেউ নেয় দেয়, তো ফেলে দিলাম সেদিন। আমি যে বাইরের লোক নিলে নিবে, সেটাতে আবার ভাঙার কি হলো, কি আবার ভাঙে। তো ভেঙে ফেললো জিনিসটা, ভেঙে তারপরে দূরে ঢেল দিয়ে দিল। তারপর বাড়িতে বসলো, বসার পরে আমি তো বাইরের দিক, আমাকে বলে একটু ঘুমাও। 2-2:30 বাজে হয়তো। আমার কাছে তো মোবাইল নেই, মোবাইলটা দিচ্ছে না তো, ওই আমার মোবাইলটাও নিজের কাছে। তারপরে আমি বললাম কটা বাজে, ওরে 2:30 নাগাদ বাজে হয়তো। তারপরে আমি বলে আশেপাশে দেখার কিছু নেই, তুমি অল্প ঘুমাও, ঘুমিয়ে নাও। তা আমি যে ঘুম পেলে তো ঘুমাবো, আমি দেখি, আমি সিকিম তো কোনোদিন আসি না, আমি একটু দেখতে থাকি। ও দেখতে দেখতে কখন আমার আমার কি হলো আমি জানি না। এরপরে আমার আর কোনো সেন্স ছিল না। আমার যখন সেন্স আসে তখন আমি দেখি বেডে শোয়া, কোথায় আছি সেটাও আমি জানি না। তা আমি ভাবলাম যে বই অ্যাক্সিডেন্ট করলো নাকি। তা আমার সঙ্গে তো আরেকজন ছিল, কোথায় গেল। তো আমি নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, নার্স আবার হিন্দিতে কথা বলে, ওরা তো বাংলা বোঝে না। তো নার্সকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে जो आदमी मेरे साथ था वो कहाँ गया। बोले तुमको तो मिला है ना झोरा में, कोई नहीं था। मुझे हाँ था मेरे साथ, নাম্বার মোবাইল দো ফোন লাগাতি হুঁ। তো আমার নাম্বারটা তো খেয়াল আছে। তো ওই নার্সের মোবাইল থেকে আমি ফোন করলাম। ফোন করার পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার, তুমি কোথায়। বলে কেন, আমি তো শিলিগুড়িতে। রাজ বলল? হ্যাঁ, আমি তো শিলিগুড়িতে। তা আমি বললাম যে আমি তো নার্সের কাছে শুনি আমি সিকিম হাসপাতালে পড়ে আছি, তুমি শিলিগুড়িতে কেন। বলে কেন, তুমি তো তোমার ভাইয়ের সাথে বাংলাদেশ গেছো। আমি তো বাংলাদেশ কোথায় গেলাম, আমি কবে, আমি তো তোমার সঙ্গে ওই যে সকালবেলা রওনা দিলাম 5টার দিকে, 5টা 5:30টার দিকে। আমি দাদার সাথে কোথায় গেলাম কখন। বলে ফোনটা কেটে দিল। তো ফোন করি আর ফোন ধরে না। তারপর আমি বুঝলাম যে এটা তো পুরোটাই প্ল্যান। তারপরে ওখানে আমি কান্নাকাটি শুরু করে দিছি ওখানে। তারপরে দেখি আমি আমাকে নার্সরা বললো তোমাকে ওই অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমি যে ড্রেসও দেখি আমার না, গায়ে অন্যের ড্রেস পরা। তারপরে আমাকে বললো যে দেখো তোমার মুখ চোখের কি অবস্থা, দেখে যাও। আমি হাঁটতেও পাচ্ছিলাম না ভালো করে, ক্যাথিটার লাগানো ছিল। তারপরে বাইরে বাথরুমের ওখানে গেছি, যাই দেখি আমার 2 চোখ রক্তর মতো লাল, শুধু মনিটা দেখা যাচ্ছে। আর মুখ টুক এরকম ইচ্ছে করা, ছেঁচড়ানো, এগুলো সব ছেঁচড়ানো। তা আমিও তো ওখানে দেখি, আমি চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছি, এরকম কেন আমার অবস্থা, কোথায় ছিলাম। তারপর বললো যে তোমাকে তো পাওয়া গেছে নদীর মধ্যে, তোমার মাথা তো এখানে ফাটা, সারা রাত্র তো জলে পড়েছিলে, এখানে সেলাই করা আছে। তারপরে আমি বুঝলাম যে ও ছাড়া আমি আসলাম ওর সাথে, ও ছাড়া আমার সাথে কে কি করবে। তারপর দুপুরবেলা পুলিশ আসলো, সিকিম পুলিশ।
সিকিম পুলিশ আসার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলো কী হলো। তখন আমি রাজ ভট্টাচার্যের কথা বললাম যে দেখেন ওখানে কি করে নন্দিনী ভট্টাচার্যের নাম দিয়ে ইসে করা, রেজিস্ট্রেশন করা হসপিটালে, আচ্ছা, সেটাও তো আমি জানি না। তা আমি তখন পুলিশকে বললাম যে পুলিশে স্যার আমার তো নাম শান্তা সরকার, ও আমাকে নন্দিনী ডাকতো, এখানে কে নাম ইসে করলো, আমার নাম তো শান্তা। তারপরে পুরো ঘটনাটা আমি বললাম ওর ব্যাপারে। তারপরে আমাকে সেদিন তো ছুটি দিলই না। কয় তারিখ ছিল আমার ঠিক খেয়াল নাই, এত কয় তারিখে সেন্স আসছে আমার, 19 তারিখে তো আমি গেছি, কয় তারিখে সেন্স আসছে মনে 22 না 23 তারিখে। তারপরে আমাকে নিয়ে গেল হচ্ছে ওই মণিপুর পুলিশ স্টেশনে। পুলিশ স্টেশন নেওয়ার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলো নাম, কোথায় থাকো, কে। ওখান থেকেও আবার ফোন করলাম আমি, না সেদিন ফোন করিনি, যেদিন আসতে নিলাম সেদিন আমি ফোন করছি। তো ওখানে ডিটেলস আমার নিল, কোথায় থাকি, কি করি, কে তোমাকে নিয়ে আসছে, কি খাওয়ালো, এগুলো সব জিজ্ঞেস করার পরে ওখান থেকে সেদিন আর ছুটি দিল না। পরের দিন যখন আমাকে নিয়ে আসছে এখানে, নিয়ে আসার পরে গাড়িতে পুলিশ ফোন করলো ওকে ওই নাম্বার দিয়ে যে तुम लड़की को लेके आके तुम सिक्किम में फेंक दिया, रुक घर में आती हूँ। তারপর আমি আবার বললাম আমাকে একটু ফোনটা দিন, আমি একটু কথা বলি। আমি যে তুমি বলে কি আমি তোমার সাথে তো কিছু করিনি, তুমি তো বাংলাদেশ চলে গেছো, কেস করবো আমার উপরে, করো, আমিও কেস করব। আমি কিচ্ছু কেস করবো না, আমার জিনিসগুলো ফিরিয়ে দাও, আমার যা যা জিনিস ছিল সোনা দানা টাকা পয়সা আমাকে দিয়ে দাও। বলে না না, তুমি তো সব জিনিস তোমার নিয়ে গেছো, আমার বাড়িতে তো কিছু নেই, বলে ফোনটা কেটে দিল। তারপর আমি শিলিগুড়িতে আসলাম, আসার পরে ওই যে আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে দেখা করলাম, দেখা করার পরে বললো ভক্তিনগর থানাতে বলার জন্যে। ভক্তিনগর থানাতে আমি আসলাম 24 তারিখে বোধহয়। তো ভক্তিনগর থানা তো আমাদের বললো কি আমরা কেস নিতে পারবো না, এখন তোমারটা তুমি বুঝে নাও। পুলিশ এরকম বললো? হ্যাঁ, সব কিছু শোনার পর বললো তোমারটা তুমি বুঝে নাও, আমরা কিছু করতে পারবো না। তা আমি এখন রাত্রেবেলা কোথায় যাব? সিকিম পুলিশ বললো না যে আমাদের ওখানকার থেকে তো আপনাকে যদি এইভাবে রাস্তাঘাটে ছেড়ে দিই, আপনি মরে টরে গেলে তো আমাদের উপরে প্রেশার আসবে, আপনি চলেন আবার। সেই রাত্রেবেলা আবার আমাকে সিকিম নিয়ে গেল। রাত্রে ছিলাম ওই পুলিশ স্টেশনেই ছিলাম। পরের দিন সকালবেলা আমাকে নিয়ে আসছে, এসে তারপরে আমাকে পৌঁছে দেয়। এই ব্যাপারে ভক্তিনগর পুলিশের উপরে আপনি কি বলবেন? ওখানকার যা অফিসার, ওটা নিয়ে আপনি কি বলতে চান? কি বলবো, আমার তো কেসটা ওনার নেওয়া দরকার ছিল, ওকে অ্যারেস্ট করে যাতে 3 মাসের মধ্যে ও বেল না পায় সেটা তো ব্যবস্থা করা দরকার ছিল। আর 3 মাসের মধ্যে চার্জশিট না দিলে যে বেল হয় না, যে চার্জশিটটা দিলে বেল হয় না, সেগুলোও তো আমি জানি না। আমি যখন ফোন করলাম বক্সিকে যে স্যার ও বেল পেলো কি করে, জানার পরে বলে কি 3 মাসের মধ্যে চার্জশিট জমা পড়ে নাই তো বেল তো হবেই। আচ্ছা, কিন্তু দায়িত্বটা ওরই ছিল। এখন যে 3 মাসের মধ্যে, আমি তখন জলপাইগুড়িতে গেলাম যখন, তখন শান্তা চ্যাটার্জি নামে একজন ছিল, বলে তোমরা কেন 3 মাসের মধ্যে ইসেতে আসো নাই জলপাইগুড়িতে? তা আমি বললাম ডিএন বক্সি তো আমাদের বলছে যে আমি যতক্ষণ না চার্জশিট দিব ততক্ষণ ও তো ইসে থেকে বেরোতে পারবে না, আপনাদের জলপাইগুড়িতে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। এত কেসের কোর্ট কাছারি কিছু তো বুঝি না আমি, তবে তো আমি জলপাইগুড়িতে একবার দেখাই করতে পারতাম। এখন আপনার সিচুয়েশনটা কি একটু বলুন আমার দর্শকের। মাঝে আপনি হসপিটাল যান ইলাজের জন্য, আমার মনের অবস্থা খুব খারাপ, আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। আপনাকে ইমোশনালি টর্চার করা হচ্ছে ফোন করে এখনো? না করে না, কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ, মাথায় সবসময় টেনশন। এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে আমি সব কিছু নিয়ে সন্দেহ করি, সব কিছু উল্টাপাল্টা দেখি, মনের অবস্থা খুব খারাপ, আমি মাথা ঠিক রাখতে পারি না। আমি এতদিন ধরে গান করলাম, আমার গানের টাকা পয়সা সব নিয়ে গেল। আমার লাইফে এখন কি আছে বাইরে তো সবাই জানে, বাইরে মুখ দেখাতে পারি না আমি, আর অনেক দিন বিবাহে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
দোষটা কি আমারই শুধু ছিল? ও যদি এরকম লোভ লালসা না করে আমাকে না নিয়ে যেত, আমার জীবনটা তো এরকম হতো না। না, এখন আমি মানসিক রোগের মতন হয়ে গেছি। তো এখন আপনি কি চান? ওকে একটু সাজা দিতে চাই আমি, এরকম যেন আর কোনো মেয়ের উপরে না হয়। আমার মনের অবস্থা খুব খারাপ, রাত্রে আমার ঘুম আসে না, ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমি ঘুমাই। तो आपने शांता सरकार को सुना और शांता सरकार ने अपनी पीड़ा व्यथा आंसुओं के माध्यम से अभी वो बता रही हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है कि राज भट्टाचार्य किन आरोपों से घिरा हुआ है और किस तरह की ज्यादती, किस तरह की पीड़ा और किस तरह की यातना देने का प्रयास राज भट्टाचार्य ने शांता सरकार के साथ किया है। मामला फिलहाल अदालत में है और हम यह उम्मीद करते हैं कि अदालत इस मामले में निष्पक्ष विचार कर जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश प्रशासन को जरूर देगी। तो जिस शांता सरकार के विषय में मैंने अभी विस्तार से आपको जानकारी दी, उसी शांता सरकार के पति उत्तम हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तम से हम पहले जानेंगे। तो उत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो मुझे ये बताइए कि शांता सरकार का प्रवेश आपके जीवन में कैसे होता है? एक्चुअली शांता सरकार खूब बहुत अच्छा सिंगर है। तो तब हम बैचलर लाइफ लीड कर रहा था सिलीगुड़ी में, डबग्रा में। तो पहली बार उसका गाना हम सुना। कब? ये करीब 94। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगने के बाद हमारा माता जी भी जिंदा था। तो माता जी को बोला, माता जी हमको एक लड़की पसंद हुआ है, आपको इजाज़त दे तो हम इस लड़के को बहू बनाएंगे। तो माता जी बोला हम छोटा लड़का है, माता जी बोला है ठीक है तुम्हारा पसंद है कोई बात नहीं। तो उसमें हमारा भी एक उसूल था, जब हम लड़की को शादी करेंगे लेकिन 1 रुपया भी हम नहीं लेंगे, एक कपड़ा में उसको हम घर में लाएंगे। और उसी हिसाब से 1995 का 11 मई उसको हम शादी किया है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि फिर ये आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत है। हाँ। शुरुआत आप शादी कर चुके थे, शांता जी आपके घर में आ चुकी थी। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आखिर कैसे राज भट्टाचार्य के संपर्क में शांता सरकार आई, या फिर शांता सरकार के जीवन में राज भट्टाचार्य का प्रवेश कैसे होता है? सिंगिंग लाइन में जब उसको शादी करने के बाद हम देख रहे थे वो अच्छा सिंगर है। सिलीगुड़ी में जितना सिंगर जितना टीचर होता है, गाना गाने के लिए टीचर होता है, हम सबका टीचर, बहुत सारे टीचर के पास से उसका हम तालीम दिलाया है। उसका बाद सिलीगुड़ी में उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। वो बहुत अच्छा सिंगर है। अगर आप लोग जनता अगर सुनना चाहते हैं उसका गाना भी हम सुना सकते हैं। लेकिन सिलीगुड़ी में उसका बाद उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और ऊपर जाने का कोशिश वो कर रहा था, जहाँ इससे भी ऊपर में कोई टेबल प्लेटफॉर्म हमको चाहिए। लेकिन सिलीगुड़ी में उसके इसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो संगीत उसका अच्छा लगता था, हम उसका संगीत के लिए पूरा आज़ादी भी दिया था कि चलो तुम जिस तरीके से हो तुम संगीत करते रहो। घर में भी हम लोग का संगीत का एक माहौल होता था, सब लड़का लोग आता था, संगीत गाना गुना का चक्कर चल रहा था, बहुत अच्छा ठीक था। तो उसका बाद वो बाहर में गाना गाता था, वो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा का बहुत सारे प्रोग्राम भी होता था। कभी वो हम लोग का लायंस क्लब का भी एक प्रोग्राम वो कुछ बिहार में जाके किया था, बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म को मांग रहा था उस प्लेटफॉर्म में सिलीगुड़ी में था नहीं, और हमारा भी इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फिर थोड़ा था, उसका ऊंचा वाला प्लेटफॉर्म उसको हम दे नहीं सकता था। इसी का बीच में से वो गाना बीच में जब गाना गाता था वो होटल में भी गाना किया, हमेशा नहीं, होटल में कोई भी है। वो एक सिंगर, वो खुद को बोलता था हम सिंगर है, हमको गाना गाने के लिए कहीं भी हमको भेजेगा हम उसी जगह में गाना गाएंगे। हमने सोचा ठीक है, एक सिंगर अगर उसका सिंगिंग अगर कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म में वो सिंगर गाना कर सकते हैं, चलो वो गाना गा दिया। होटल में भी बहुत सारे होटल में भी गाना गाया। शायद कोई होटल का अंदर से राजकुमार भट्टाचार्य का साथ उसका कोई संपर्क हुआ था, जहाँ से उसका राजकुमार भट्टाचार्य उसका जिंदगी में आया। इसी जगह में हम ये करीब 2013 का
हमको नजर में आया 2013 का मार्च अप्रैल इस महीना तक हमको पता लग गया जी ये राजकुमार भट्टाचार्य का साथ इसका मोटा मोटी बेस अच्छा रिलेशन है। तो राजकुमार भट्टाचार्य वो अपने आप को बोलता तो हम पीएचडी इंजीनियर है। तो आपको जो जानकारी मिली कि राज भट्टाचार्य के साथ इनका संबंध शुरू हुआ है, हाँ। ये आपको कैसे जानकारी मिली? आपकी पत्नी उसी ने का बताया? हमारा पत्नी का साथी, वो हमारा पत्नी का पास से ही उसका जानकारी मिला है। अच्छा, आपकी पत्नी ने हम आपको खुद भी बताया? बात किया है उसका साथ। अच्छा, वो खुद भी बात, इतना जानकारी हमारा पास आया है, वो खुद भी बात किया हमारा पास। वो अपने आप को बोल रहा था हम एक पीएचडी इंजीनियर है, लंदन से हमने पीएचडी किया है। मिथुन चक्रवर्ती का साथ उसका अच्छा दोस्ती है। दिया मिर्जा उसका गर्लफ्रेंड है। अच्छा। वो माटीगारा में मिथुन चक्रवर्ती का एक होटल है, उस होटल का इंटीरियर डेकोरेशन काम वही लड़का ने किया है। और इसी जगह से हमारा बीबी का साथ उसका अच्छा दोस्ती हुआ है। हमारा बीबी उस टाइम ढूंढ रहा था अच्छा प्लेटफॉर्म, हम्म, और वही प्लेटफॉर्म के लिए इसका साथ उसका अच्छा दोस्ती हुआ है। तभी वो उसका बोला था जो ठीक है कोई बात नहीं, हमारा संगठन में तुम आ जाओ, मिथुन चक्रवर्ती का साथ हमारा दोस्ती है, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म में आसानी से आपको चांस मिल जाएगा। इसी जगह से उसका राजकुमार भट्टाचार्य का साथ दोस्ती कम से कम धीरे धीरे डीप होने लग गया। पूरा की पूरा हमको पता नहीं लग रहा था, लेकिन जून महीना का ये घटना पूरा हुआ था 2013 में। जून 2013। हाँ 2013 में जून महीना का पहले से ही 1 जून से उसका गाना हम तो करीब बाहर का गाना हम बंद कर दिया था। जी नहीं, किस लिए बंद कर दिया था क्योंकि हमको राज भट्टाचार्य का ये दोस्ती हमको ठीक नहीं लग रहा था। अच्छा, उसमें बड़ा शक हो रहा था, हमको लग रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा लालच दे रहा है हमको बीवी का। अच्छा, क्योंकि वो बाहर का आदमी के लिए इतना कुछ क्यों करेंगे। इसी जगह में हमारे बार बार उसका ऊपर हमको शक हो रहा था। क्या आपकी पत्नी को भी डाउट हो रहा था उन पर? ना, हमारा पत्नी तो अंधा था उस टाइम। अच्छा, वो एक उसी का उसका नजर था ये कि हमको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, ये आदमी हमको बड़ा प्लेटफॉर्म दे देगा। और आपकी पत्नी राज भट्टाचार्य पर अंधभक्त की तरह भरोसा कर अंधभक्ति रही का तो ऊपर वो भरोसा कर लिया है। है। वो जो बोलेगा वही करेगा। इसी जगह में तभी हम सोच में आ गया था। तब उसका हम 1 जून से उसका गाना हम बंद कर दिया था। जी कहीं भी तुमको गाना गाने का जरूरत नहीं है, तुमको कोई प्लेटफॉर्म का जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो जैसे घर में रहो। फिर बीच में उसको हम 2-4 डांट भी दिया है बीवी का। ऐसा नहीं है हमारा खुद का बीवी है, बीवी को हम प्यार भी जितना करता था। बीच में अगर वो कोई गलती करेगा तो उसके लिए जितना तक डांटना चाहिए उतना तक हम डांट लेता था। हाँ, थोड़ा बहुत उसको हम डांटा है। जब उसको 1 जनवरी को उसका गाना कंप्लीट हम बंद कर दिया था। लेकिन एक 1 जनवरी के अंदर भी उसका बाद हम देख रहे हैं राज भट्टाचार्य कौन सा दवा उसको पिलाया हमको पता नहीं लग रहा है। लेकिन वो तो राज भट्टाचार्य का छोड़ के किसी का भी सोचना बंद कर दिया। 1 जनवरी 2014। 2013 1 जनवरी 2013 का 1 जून। 1 जून से आप हाँ, अपनी 1 जून पत्नी के का सिंगिंग दिन से बंद उसका करवाया। पूरा बंद कर दिया गाना। जून 2013 की बात हाँ। है। फिर और इसी तरीके से उसका राज भट्टाचार्य का साथ ऐसे ही उसका राज का दोस्ती तो इतना ही हुआ है। उसका बाद आ गया जून महीना का 13 तारीख, 13 जून आ गया खत्म। 13 जून की उसका हम घर में दिख रहा था, घर में जो ये बीच में राज भट्टाचार्य का फोन आ रहा है, अच्छा, ये हमको पता लग रहा है। इसको हम बोला जे कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म चाहिए जैसे भी हो तुम्हारा वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। उस टाइम हमारा बीवी का तो सोचना बंद हो गया था। सोचना वो कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचना उसका दिमाग में, शायद वो कैसे हिप्नोटाइज हो गया था हमको पता नहीं था। 16 जून 16 जून 2013 अचानक दोपहर को राज भट्टाचार्य एक मर्द बहन उसका साथ एक ड्राइवर था और 2 उसका पहचान वाला लड़का, एक लड़का का क्या पसंद न क्या नाम था, दूसरा लड़का का शायद हमको पता नहीं, हमारा घर में गाड़ी भेज दिया। गाड़ी भेजने के बाद उस गाड़ी में 3 से 4 ट्रॉली उसका जितना कपड़ा था, हमारा जमीन का कागज, उसमें उसका मायके का सोने का गहना, हम जितना सकता है उतना दिया था। शादी में उसका जितना गहना मिला है। हमारा माता जी का सोना जितना था, उसका सोने का गहना, जितना कपड़ा उपड़ा कॉस्टली कपड़ा उपड़ा जितना था वो लेके राजकुमार भट्टाचार्य का गाड़ी में वो राज भट्टाचार्य का घर में चला गया। कौन? आपकी पत्नी? हमारा पत्नी राज भट्टाचार्य के अपनी भेजा मर्जी हुआ से? गाड़ी में अपनी मर्जी से? अपना मर्जी से गया। ठीक। तो हमने बोला क्यों, बोले नहीं हम उसका पास ही रहेंगे,
क्योंकि उसका वो फ्लैट में हमको बोला है, उसका नीचे वाला फ्लैट में हमको जगह देंगे, उसी जगह में हमको गाना गाने का माहौल बना देंगे, हम इसी जगह से ऊपर में उठ जाएंगे। तो हमने सोचा ये तो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उस टाइम उसको मनाना हमको बहुत मुश्किल था। हमारा पास कुछ नहीं था जो हमको हमारा पत्नी का मनाए, जो नहीं तुम गलत रास्ता पकड़ रही हो। इतना तक तो बार बार उसको हम कन्विंस कर रहा था, तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, लेकिन उस टाइम उसको मानने का कोई रास्ता ही नहीं था। आप राज भट्टाचार्य को भी ऐसा बात बोले कि हाँ। आप मत लेके जाइए? हम उसको बोला था आप हमारा बीवी को लालच मत दीजिए, ये बात उसको हम बोला था। ये बात हम नहीं बोला था, हमारा बेटा भी उसको उस टाइम छोटा था, तब हमारा बेटा भी उसको बोला था जो आप हमारा माताजी को लालच मत दीजिए। लेकिन हमारा बीवी का उसका तो प्लेटफॉर्म चाहिए। नहीं, राज ने फिर क्या कहा आपको? राज ने बोला आपको सोचने का जरूरत नहीं है, आपका बीवी का जो प्लेटफॉर्म चाहिए हमारे हाथ से उसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। फिर क्या हुआ? 16 जून गाड़ी लेके उसके घर में चला गया। चला जाने का बाद हमने सोचने लग गया कि क्या होगा इसमें। हाँ, भक्तिनगर थाना के भी हम इसका बारे में सलाह लिया। तब तक डुप्पा था हमारा, आयु था शायद डुप्पा, वो शायद अभी रिटायर कर गए। तो उन्होंने बोला देखिए आपका पत्नी, ये बात सही है, आपका पत्नी अपना मर्जी से गया है, इसका ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब हम डुप्पा साहब को बोला था सर हमको लगता है यहाँ एक परफेक्ट कोई क्राइम का खुशबू हमको मिल रहा है, क्योंकि हम शुरू से सब कुछ जिस तरीके से हम देख रहे हैं उस तरीके लगता है ये यहाँ कोई क्राइम का खुशबू हमको पास आ रहा है। पर नहीं, तब डुप्पा साहब हमको बोला था वेट एंड वॉच, आप इंतजार कीजिए। तो जिस समय आपकी पत्नी राज भट्टाचार्य के साथ चली गई थी, हाँ। उस दौरान क्या आपकी पत्नी आपसे बातचीत करती थी? ना, खास बातचीत नहीं होता था उसका। उसको हमने बात में सुना था, उसका साथ उसको बात करने में, उसका राज भट्टाचार्य उसको बात करना नहीं देता था घर का साथ, हम लोगों का साथ। अच्छा, तो चोरी छिपे भी बात नहीं करती थी? ना, चोरी छिपी नहीं, उसका मोबाइल टोबाइल जिंदा था तो उसका उसी का हाथ में था, वो कहाँ से चोरी छिपे बात करेंगे। अच्छा, सब कुछ तो वो उसी के हाथ में चला गया था। आप कभी बात करने की या फिर आप कभी मिलने की कोशिश नहीं की? हम उसका घर में गया था, वो जिस घर में रहता था उस घर में हम तलाश करने के लिए गया था। इसी घर में उस घर को हम पहचानते हैं। पड़ोसी के साथ बात कर इससे हम कोशिश किया था, ये यहाँ संता सरकार बोल के कोई लड़का ही रहता है। सबसे मज़ेदार बात है, जब संता सरकार राज भट्टाचार्य का घर में जाने के बाद उसका नाम संता सरकार नहीं था, उसका नाम चेंज होकर नंदिनी हो गया था। और इसी जगह से हम कन्फ्यूजन में सबसे ज़्यादा में आ गया है। हम जब इंक्वायरी किया तो हमको पता लग गया उसमें नंदिनी नाम की एक लड़की रहता है। हमारा पत्नी का नाम है संता, नंदिनी लेकरी, शायद दूसरा कोई लड़की हो सकता है। तो आप जब तो उस टाइम हम सोचने लग गया कि ये कहाँ रहता है, तो राज भट्टाचार्य इसको कहाँ रखा है, हमको पता नहीं चल रहा था। इसको इसी का यही घर में है या दूसरा किसी जगह में है। तो आप उनके घर में जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, घर में जाने का कोशिश नहीं किया था, उसके घर में हम जाने का कोशिश नहीं किया था। हम बाहर से जब पता लगाने के बाद एक आदमी हमको बोला था हाँ नंदिनी भट्टाचार्य बोल के एक लड़की यहाँ रहते हैं, वो उसका घर में केयर टेकर का काम कर रहा है, उसका एक लड़का है उसका देखभाल का काम कर रहा है, नंदिनी भट्टाचार्य। तो हमने सोचा नंदिनी, नहीं नंदिनी तो हमारे बीवी का नाम नहीं है, हमारे बीवी का नाम शांता है, हो सकता है नंदिनी का दूसरा कोई फ्लैट में कहीं रखा है। उसका बाद से हम सारे सिलीगुड़ी में कहीं साइकिल लेके चक्कर काटता था, कहाँ छोड़ा है उसको, कहाँ रखा है। पुलिस को आपने ये बात बताई थी? पुलिस तो हमको पहले ही बता दिया, वेट एंड वॉच। अच्छा, वेट एंड वॉच। जब पुलिस के पास इस तरीके का काम हम करने गया था पुलिस के साथ, तब एक ठो काम राज भट्टाचार्य भी किया है। हमारा पत्नी का ऊपर वो प्रेशर क्रिएट किया है कि उत्तम का अगेंस्ट में तुम एक 498 केस करो। क्यों आज तक हमको पता नहीं चला। हमने भक्तिनगर थाना को एक मिसिंग डायरी भी दे दिया था। तो अचानक एक दिन भक्तिनगर थाना का पुलिस हमारे पास आया, वो जो उत्तम ऐसे बात है। तो भक्तिनगर थाना का हम बोला, उस दिन भी बोला है भक्तिनगर थाना का, जो हाँ सर ऐसे हुआ है। तो बोला जो नहीं ऐसे तो उत्तम एक तुम मिसिंग डायरी एक तो दे दो, और वो डुप्पा जैसे बात करते वही से एक ही बात बोला, ये तुम वेट एंड वॉच, वो क्योंकि वो एडल्ट है। बोला हाँ सर ये एडल्ट है, लेकिन हमको लग रहा है यहीं पर हमको बहुत साफ हो रहा है, कहीं ना कहीं एक गलती हो रहा है। फिर
2013 का अगस्त महीना हम और हमारा बेटा दोनों बाप बेटा भक्तिनगर थाना में हफ्ता में एक दिन जाता ही था। हफ्ता में एक दिन हम लोग का जाने के दो बाप बेटा का काम था, हफ्ता में थाना में जाना था। सर बीवी कैसे ऐसे हो रहा है, हम बोल रहा था हमारा बेटा देखिए हमारा बेटा परेशान हो गया, आप उसको लाने का बंदोबस्त कीजिए। बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक दिन हम हमारा बेटा को खुद बेटा हमारा बेटा एक एप्लीकेशन लिखा है थाना के लिए, जी आज थाना में हम एप्लीकेशन डालेंगे, थाना का बड़ा बाबू लोग हमारा माता जी को लाएंगे हमारे घर पे। उसी दिन हमको भक्तिनगर थाना बोल रहा है उत्तम यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों सर, हमारा कसूर क्या है? बोले नहीं तुम्हारा लिए एक 498 केस है। तो आलम ऐसे कैसे हो गया सर, आपका पास हम मिसिंग डायरी दिया है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी 498 केस आप एक्सेप्ट कैसे किया? बोले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब सिलीगुड़ी में कमिश्नर शायद वो क्या नाम भूल गया, 2013 में कौन था, बहुत इतना ऐसे मूंछ वाला ये था, क्या नाम था, क्या जो भी हो। फिर तो उस टाइम बोला जी ये तो कमिश्नर का ऑर्डर है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग तब हमारा एक बहन कमिश्नर को फ़ोन किया। कमिश्नर को फ़ोन करने के बाद कमिश्नर साहब बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, उत्तम को घर में पहुंचा दो, लेकिन यहाँ से कागज़ का काम हो चुका है, उत्तम को बोलो कोर्ट में जाके तो बेल ले लेगा खाली, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। और उसका बाद हमको भक्तिनगर थाना का गाड़ी से हमको घर में पहुंचा दिया है। इसी तरीके से चल रहा है। 2013 आप ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये 498 कौन किया आपके अगेंस्ट? हाँ हमारा बीवी किया है। आपको ये मालूम था? हाँ मालूम चल गया। फिर उसका बाद हमने उसका बीवी का कोशिश ढूंढने का कोशिश किया। उसका बीवी का नाम है ककली भट्टाचार्य। उसका बीवी को ढूंढने का कोशिश किया, उसको ढूंढ के भी हम निकाले। तो उसका जब संता को उसका घर में ले गया था, उसका 3 से 4 महीना पहले से 300 मीटर दूरी में उसका बीवी का मायके का घर है। ससुराल से उसका मायके का घर 300 मीटर का दूरी में है। अगस्त महीना में हम 2013 का अगस्त महीना में हम काकुली को ढूंढ के निकाले। ढूंढ के निकालने के बाद उसका हम बोला देखो काकुली, तुम्हारा घर में तुम सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड ऐसे कैसे कर लिया हमको पता नहीं। उस टाइम वो हमको बोला था हम नहीं जानता है, उसका हम छोड़ दिया है, उसका घर में हम नहीं रहता, हम अपना मायके में रहता है, वो क्या करना है हमको देखने का जरूरत नहीं है। तो तब उसको हम बोला देखिए आपका हस्बैंड हमारा बीवी से जबरदस्ती एक 498 केस करवाया है। ये 498 केस क्या हमारा बीवी करेगा या तुम करेगा? करना तो चाहिए तुमका, करना तो 498 केस तो तुमको करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड एक दूसरा एक किसी का बीवी को उठा के फुसला के उठा के उसका घर में रखा है, तो ये 498 केस तो आपको करना चाहिए। उसका बीवी को जब हम पेशर दिया है तो उसका बीवी शायद 2013 का 22 अगस्त से 26 अगस्त एक 498 केस दाखिल किया है सिलीगुड़ी में। उसमें राज भट्टाचार्य को अरेस्ट कर लिया था। राज भट्टाचार्य शायद 10 दिन जेल में था, 10 दिन के बाद वो बेल लेके चला गया। इसी चक्कर का बाद हम थोड़ा वेटिंग में आ गया। सितंबर महीना आ गया, इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीना हम सिलीगुड़ी का प्राइवेट फार्म में नौकरी करते हैं। तो जनवरी महीना शाम को अचानक सिक्किम से एक गाड़ी पुलिस हमारा फार्म में पहुंच गया। तो बोलता है आप उत्तम सरकार? बोले हाँ जी हम उत्तम सरकार हैं। बोले आपका बीवी का नाम शांता सरकार है? बोले हाँ। तब हमको सिक्किम का पुलिस डिटेल्स में कुछ उसका क्या एक्सीडेंट हुआ है कुछ हमको बताया। इससे पहले आपको मालूम नहीं था? इसका पहले हमको कुछ भी मालूम नहीं था। वो कैसे सिक्किम किया, कैसे सिक्किम का पुलिस कैसे आया, कैसे हमारे पास पहुंचा, इतनी जानकारी थी जब आप
राज भट्टाचार्य की पत्नी काकोली भट्टाचार्य से मिले, उनको आपने कहा है कि 498 आप केस करिए उन पर। हाँ उसके बाद राज भट्टाचार्य अरेस्ट होते हैं। हाँ उसके बाद आपने काम पर लौट जाते हैं। हाँ। उसके बाद की कोई जानकारी को नहीं है। नहीं, काम पर लौटने जाए। हाँ, इसका बाद उस सब्जेक्ट को लेके हम थोड़ा पीछे चला है, डिटेल से, क्योंकि उसका अरेस्ट हो गया। कब अरेस्ट हुआ है, उसका बाद वो कब छुट्टी हुआ है, कब उसको जेल से निकल गया, ये हमको पता नहीं लग रहा है। और आपने खोजबीन लेने की कोशिश भी नहीं? लेकिन जनवरी महीना तक ही हमको पता लगा है, जब उसका 10 दिन का बाद ही बेल मिल गया है। कैसे पता लगा? उसका पड़ोसी का तो बहुत आदमी है उधर, मिल जाता है, किसी का ना किसी का से मिल जाता है। अच्छा। किसी ना किसी का से मिल जाता है कि ये उसको जो उसका बेल हो गया है। तो फिर जब वो सिक्किम की पुलिस आपके पास आई, आपको पता है कि ऐसा सा एक्सीडेंट हुआ, फिर आपका क्या, उसमें आपने क्या किया? सिक्किम पुलिस आके सबसे पहले हमारे पास आके बोला जी आप उत्तम सरकार? हाँ जी हम उत्तम सरकार। आपका बीबी का नाम? संता सरकार। हाँ संता सरकार। तो सिक्किम पुलिस जब सिक्किम का हिस्ट्री हमको बताया तो हमने तो एकदम, हमको तो पूरा हिल गया, पैर हिल गया था। सिक्किम का पुलिस हमको आके बोल रहा है आपको बीबी को रूमटेक फॉरेस्ट, सिक्किम में जो आता है, जो रानीपोल से थोड़ा ऊपर जाके दाहिना तरफ एक फॉरेस्ट होता है रूमटेक फॉरेस्ट, वो शायद सेंचुरी एरिया है। रूमटेक फॉरेस्ट का एक जो पहाड़ी झोड़ा बोलता है, जिसको झोड़ा बोलता है, जो झोड़ा में आपका बीबी को संगीन अवस्था में आपको बीबी को मिला। तो संगीन अवस्था मतलब बोलो ये 2014 का 20 जनवरी सुबह 10:30 बजे हमारा बीबी को संगीन अवस्था में सिक्किम का एक पहाड़ी झोड़ा में संगीन अवस्था में मिला, ये पहले बोला। उसका बाद उसको वहीं से उसका ये रिपोर्ट पाया है एक फॉरेस्ट विलेजर से। अच्छा। फॉरेस्ट विलेजर्स लोग ये रिपोर्ट 2014 के 20 तारीख को सुबह 10 से 10:30 बजे फॉरेस्ट विलेजर्स लोग और रूमटेक पुलिस, फाड़ी का पुलिस लोगों का बताया। उसका बाद उसको ले गया वहीं से मणिपाल अस्पताल में, क्योंकि संगीन था, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं था। और रानीपोल पुलिस स्टेशन उसका रेस्क्यू का पूरा काम किया। और रानीपोल पुलिस स्टेशन, पूरा पुलिस स्टेशन का 4 पुलिस विथ शांता, ये दोनों हमारा पास आया था। ये आया था 24 जनवरी 2014 को, लेकिन ये दुर्घटना घटा था 2014 का 20 जनवरी इस दुर्घटना घटा था। लेकिन पूरा डिटेल्स जब हमारा बीबी के पास जब हमने सुना था, जब हमारा बीबी बोला था नहीं, 2014 का 19 जनवरी सुबह 5 बजे राज भट्टाचार्य सिक्किम में उसका गाने का एक ऑडिशन है, और ऑडिशन कंप्लीट करके तुमको सिक्किम घुमा के फिर सिलीगुड़ी में घूम के आएंगे। ये 2014 का 19 तारीख का बात है। 19 तारीख को सुबह 5 बजे संता सरकार को राज भट्टाचार्य सिक्किम में ले गया। सिक्किम में ले जाने का बाद हमारा बीबी से जो स्टेटमेंट हमारा मिला था, सिक्किम में ले जाने का बाद वो दोपहर को शायद उसका ड्रिंक पिलाया था, ठंडा पिलाया था। वो हमको बोला है, हमारा बीबी हमको बोला जब 2:30 बजे तक हम ड्रिंक पिया है ठंडा। वो गाड़ी का डिक्की से उठा के पीछे से एक बोतल निकलाया, बोतल से वो बोतल निकालने का टाइम, वो बहुत टाइम भी लगाया था। निकाल के वो हमको दिया है 2:30 बजे तक। वो बोतल का ठंडा हम पीने का बाद 10 मिनट हमको सेंस था। 2019 ये जो ठंडा पिलाया उनको, ये ठंडा क्या रास्ते में पिलाया? रास्ते में। ये बात आपको आपकी पत्नी ने कही? हाँ, हमारा पत्नी ने बोला कि हमको रास्ते में ही उसका गाड़ी से डिक्की से निकाल के हमको एक बोतल में ठंडा पिलाया। ये 2:30 बजे तक बोला। 2:30 बजे का ये ठंडा पीने का बाद 10 मिनट हमको सेंस था, लेकिन 10 मिनट के बाद हमको कोई होश नहीं था। जब हमको होश आया, ये 2019 का 2:30 बजे का 2014 का 19 तारीख 19 जनवरी 2:30 बजे का घटना है। हमारा बीबी का सेंस आया है 22 जनवरी को। ये मणिपाल अस्पताल में उसको पूरा ट्रीटमेंट हुआ, 22 जनवरी का उसको सेंस आया। इस बीच आप कहाँ थे? पत्नी के साथ? ना, इस बीच हम पति का साथ में नहीं थे। हमारा पास आया सिक्किम पुलिस 24 जनवरी को। अच्छा,
22 जनवरी को उसको सेंस आया, 23 जनवरी को हमारा बीबी का शायद मेडिकल रिपोर्ट में शायद 23 जनवरी को उसको मणिपुर हॉस्पिटल से रिलीज किया। 24 जनवरी को पुलिस रिखीम पुलिस उसको लेके हमारा पास आया। अच्छा। हमारा पास आने के बाद जब वो डिटेल हिस्ट्री हमको बताया कि ऐसे ऐसे मिला, तब हम सिक्किम पुलिस को भक्तिनगर थाना में डायरेक्ट भेजा। हम भी बताया कि इस कुकर्म का एक नंबर हीरो यही राजकुमार भट्टाचार्य है। तो मुझे ये बताइए कि आपकी पत्नी ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीने के 10 मिनट तक उनको सेंस था, उसके बाद सेंस वो उनकी गायब हो गई। 23 तारीख को उनकी पत्नी को होश आया, उसके बाद 24 तारीख को सिक्किम की पुलिस उनको लेकर आपके पास आई। हाँ नहीं, इसमें एक से एक बात हुआ है। 19 तारीख 2-2:30 बजे तक उसको 2:30 बजे तक वो 19 तारीख को 2:30 बजे तक वो ड्रिंक्स पिया, करीब 10 मिनट तक उसको सेंस था। अभी 19 तारीख 2:30 बजे के बाद उसका कोई सेंस नहीं है। 2:30 बजे के बाद उसका कोई जानकारी नहीं है, उसका पास कुछ भी जानकारी नहीं है 2:30 बजे के बाद। 20 तारीख सुबह 10:30 बजे जब उसको बेहोशी हालत में उसको मिला नदी का जोड़ा में, जहाँ उसका माथा में अभी भी सिलाई है, उसका माथा अभी भी उसका ढूंढने से उसका सिलाई मिलेगा। आप अगर जासूसी करेंगे आप देख लेंगे उसको तो सिलाई मिलेगा। पैर में उसका अभी भी एक तो छेद है, सारे मुंह में ऐसे लगता है कोई बिल्ली ने टोका है इसके, ऐसे सारे मुंह में। उसका शरीर में एक तो बड़ा जैकेट था, ओवरकोट जैकेट, वो जैकेट का पिछले वाला कुछ भी नहीं था। तो पूरा सिस्टम देख के पता लग रहा है जी राज भट्टाचार्य उसको संगीन करके कहीं ऊंचाई जाएगा से जहां उसको गिरा था कम से कम 50 फुट नीचे एक झोड़ा में मिला है, जहां से वो लगता है ऐसे करके धर के वो पकड़ के उसको कहीं झोड़ा में छोड़ दिया, वो छरछरा के वो झोड़ा में गिरा। अच्छा। संगीन अवस्था में उसको इसका फेंका है। वो उसको सिम्टम पीछे से उसका कपड़ा देख के पूरा सिस्टम देख के उसकी जगह में जो पुलिस जब गया था सिक्किम पुलिस देखने के बाद इसी पता लगा लिया कि उसको किसी ने पीछे धक्का नहीं दिया है। उसको कोई ऊंचाई जगह से ऐसे ऊंचाई जगह से छोड़ दिया नीचे, तो एक बॉडी कैसे आता है? ऊंचा जगह से छोड़ने से पहाड़ में कैसे होता है, छर करके नीचे बॉडी निकल जाता है। तो ऐसे ही करके वो बॉडी निकल गया। वो जो उसका जो जैकेट था, जैकेट का पीछे जो पार्ट था पूरा पार्ट निकल गया था। अच्छा। तो और पैंट का पीछे का पार्ट भी पूरा निकल गया था। तो उसी में से पता लगता है छोड़ दिया या तो घींच के ले गया था, ऐसे कुछ होगा। उसका हमको सही पता अभी तक नहीं है, क्योंकि 19 तारीख का 2:30 बजे से अप टू 20 तारीख का 10:30 बजे तक पूरा सिस्टम अभी तक हमको पता नहीं है। अभी तक हमको पूरा जानकारी नहीं है। पुलिस से भी हमको पूरा जानकारी नहीं मिला है कि संगीन अवस्था में उसको नदी में कितना बजे फेंका था। ये भी हो सकता है कि वो 2:30 बजे के बाद, ऐसे भी हो सकता है वो 5 बजे फेंका, ऐसे भी होता है रात 10 बजे फेंका। लेकिन अभी तक पूरा जानकारी हमारा पास नहीं है जो वो उस जगह में कितना बजे तक पहुंचा था। ठीक। उसके जब आपको पता चल गया ये बात, फिर आप भक्तिनगर थाना गए, उसके बाद क्या हुआ? सिक्किम पुलिस जब हमारा पास आया, हमारा पास आने का बाद सिक्किम पुलिस को शांता को लेके हम भक्तिनगर थाना में भेज दिया कि आप अभी जाइए भक्तिनगर थाना का साथ आप बात कीजिए। बात करने के बाद आप राज भट्टाचार्य को डायरेक्ट अरेस्ट कीजिए। आप लोगों का पास इसका सब स्टेटमेंट है, उसमें शांता सरकार का डिटेल स्टेटमेंट पूरा सिक्किम पुलिस काम कर लिया था। उसका हॉस्पिटल में उसका बयान भी लिया है, पुलिस उसका बयान डिटेल्स बयान हॉस्पिटल में लिया। जी सिक्किम में उसका जीडी भी हुआ है, उसका जीडी का पूरे डिटेल्स पेपर्स आज भी हमारा पास है। उसके बाद जब हम सिक्किम पुलिस जब आया हमारे पास 24 तारीख को सिक्किम पुलिस और शांता को लेके भक्तिनगर थाना में आया, लेकिन भक्तिनगर थाना उसको रिफ्यूज क्यों किया आज तक हमको इसका भी पता नहीं चला है। क्या आप साथ में गए थे? नहीं, हम साथ में नहीं गया था, हम ड्यूटी में था उस टाइम। अच्छा। हम सिक्किम पुलिस को लेके भेज दिया जब आप इसको जाकर डायरेक्ट पहले आप राजकुमार भट्टाचार्य की अरेस्ट करवाइए। ये काम इसी ने किया है। लेकिन सिक्किम पुलिस दूसरा दिन हम देख रहे हैं, दूसरा दिन सिक्किम पुलिस अपना जिम्मेदारी लेके इसको लेके हमारा घर में पहुंच गया। तब वो एकदम माने क्या उसको कंडीशन हम नहीं बता पाएंगे, हम अपना भाषा में उसको दिखा नहीं पाएंगे वो क्या कंडीशन में था उस टाइम। हमको देख के हमको डर लग गया था
ये क्या हमारा बीबी है, तो कि कौन है, हम पहचानने में मुश्किल हो गया था उसको। मुंह में चारों तरफ से इसे लगता है कोई बिल्ली ने मारा है, शरीर में कहीं भी उसका जगह नहीं छोड़ा था। माथा में बैंडेज हम घर में लाया। उसके बाद हमने बोला खैर कोई बात नहीं, ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे शायद तुम्हारा सोचने में कहीं गलती था, चलो तुम घर में रहो पहले, उसका बाद क्या करना होगा हम करेंगे। आपको क्या लगता है राज भट्टाचार्य ने ऐसा क्यों किया? राज भट्टाचार्य देखिए, सिक्किम जब शांता सरकार हमारा घर से हमारा घर से जब हो गया था, उसका पास कैश 2 लाख रुपया था। शांता सरकार का पास कैश 2 लाख रुपया था। उसका हमारा जो घर है वो पूरा घर उसका हम गिफ्ट में हम दे दिया, हमारा बीबी का नाम में दे दिया था। वो घर उसका नाम में है। और उसका पास गोल्ड, कम से कम गोल्ड 300 से 350 ग्राम गोल्ड था और 2 लाख रुपया था। और उस टाइम राज भट्टाचार्य का बीबी, राज भट्टाचार्य तो तब कोई काम नहीं करता था, वो तो कोई काम नहीं करता था उस टाइम। उसका बीबी तब मायके में था। राज भट्टाचार्य का बीबी इंडियन आर्मी में नौकरी करता है और उसी का पैसा से उसका परिवार चलता है। उसका बीबी जब मायके में चला गया था, मायके में चला जाने के बाद राज भट्टाचार्य के पास पैसा नहीं था, उसका इनकम सोर्स नील था और उसी जगह में से वो राज किया था। उसी जगह से वो हिसाब किया था। शांता सरकार का जितना 2 लाख रुपया खा चुका, इसका गोल्ड फोल्ड जितना था सब खा लिया, सब खत्म करने के बाद इधर एक दूसरा लफड़ा आ गया। बीच में उसका बीबी का, खुद का बीबी का साथ उसका बात हो रहा था। ये बात आपको कैसे पता चली? इसके पता चला है, हमारा बीबी जब हमारा पास पहुंचा तब वो बोला था। जो हमको पता लगा तब जब वो बीच में बाहर में जाके उसका बीबी के साथ चुपके बात करता था। हमको ठीक नहीं लग रहा था। वो इतना बात बताने का बाद हम सोच रहे हैं जी कहाँ गड़बड़ी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया, ऐसा आपको लगता है? उसका बीबी सिलीगुड़ी में राजकुमार भट्टाचार्य का एगेंस्ट में जो केस किया था, वो केस का नंबर है 2805/13। अगर सही तरीका से इस केस को जासूसी आप करेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। उसका बीबी कितना हद तक इसमें जिम्मेदारी है। उसका बीबी राज भट्टाचार्य का साथ लास्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए रास्ता पकड़ लिया था। इसके लिए हम कोर्ट का, सिलीगुड़ी कोर्ट का जो केस था उसका बीबी, उसका बारे में आपको हम बताएंगे। राज का भी शायद हमारा मन में लगता है, शायद ये झूठ भी हो सकता है, लगता है उसका बीवी उसको बोला है देखो कोई बात नहीं, ऐसे झगड़ा होता है, हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो। लेकिन घर में जो लड़की है, जो उसको तुम लड़की को लाया है घर में, उसको क्या करेंगे? इसी जगह में से शायद कोई अंडरस्टैंडिंग राज भट्टाचार्य उसका बीवी का साथ किया है। इसी जगह में से अंडरस्टैंडिंग किया है, क्योंकि इसमें शक थोड़ा हमको भी हुआ है, क्योंकि राज भट्टाचार्य का बीवी का साथ बीच में हम भी बात करता था। 25 तारीख 24 तारीख 25 जनवरी को जब शांता को हमारा घर में लाया सिक्किम पुलिस, हम सबसे पहले राज भट्टाचार्य को बीवी को शिकायत किया। उसको बीवी को बोला तुम्हारा हस्बैंड इस तरीका का काम किया है। तो उसमें उसका जो रिएक्शन मिला था वो सस्पेक्टेड रिएक्शन। वो सिर्फ हमको जवाब दिया वो ऐसा किया, इसी जवाब दे के वो अपना फोन काट लिया है। और इसी जगह में से उसका ऊपर शक होता है, क्योंकि इतना संगीन मामला है, इतना जघन काम किया है, फिर भी उसका बीवी का कोई रिएक्शन नहीं था, नॉर्मल रिएक्शन था। इसी जगह में हमको उसके ऊपर शक हुआ, सेकेंडरी शक भी आया। उसके बाद आपने क्या किया? सिक्किम पुलिस का रवैया कैसा रहा और भक्तिनगर पुलिस का रवैया कैसा रहा इस पूरे मामले में, मुझे बताइए। लंबा चौड़ा कहानी है। सिक्किम पुलिस को हम अभी भी सैल्यूट जनाते हैं। सिक्किम पुलिस हमारे लिए जितना किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जिंदगी भर हम सिक्किम पुलिस के लिए नहीं भूलेंगे। हम सिक्किम पुलिस हमारे लिए इतना कुछ किया। सिक्किम पुलिस हमको ये बोला है आप सिक्किम में भी केस कर सकते हैं इस केस को, लेकिन आप सिलीगुड़ी और सिक्किम गैंगटॉक इतना दूर भागेंगे कैसे? इस केस को आप चलाएंगे कैसे? तो हमने सोचा नहीं, ये केस सिक्किम में होना नहीं चाहिए, ये सिर्फ हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तब तो
जनवरी महीना चल रहा था, उस टाइम हमारा बेटा माध्यमिक कैंडिडेट था। ऐसे ही तो हमारा बेटा का पढ़ाई लिखाई में ज़बरदस्त प्रॉब्लम आया, ऑब्स्ट्रक्शन आया था, ज़बरदस्त प्रॉब्लम हुआ था। मार्च महीना में उसका एग्ज़ाम था। हमने सोचा इस केस को आगे अगर अभी हम केस करेंगे तो पुलिस का एक मूवमेंट स्टार्ट होगा, उसमें हमारा बेटा भी शामिल हो जाएगा, तो उसका पढ़ा लिखा तो इसे तो हो गया और ख़त्म, और भी ज़्यादा ख़त्म होगा, कुछ भी नहीं रहेगा उसका। तो हम इसका बीच में राज भट्टाचार्य का बीवी जो केस किया था मोहिला पुलिस स्टेशन में, उसी मोहिला पुलिस स्टेशन में हम एक हमारा जो डायरी था उसी डायरी को लेके, डायरी लिख के हम जनवरी महीना का 26 जनवरी महीना करीब फरवरी महीना का 10-12 तारीख इस तक हम उस पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन में गया था। महिला पुलिस स्टेशन जाने के बाद बोला वो लोग डिटेल्स पेपर्स दे के हमारा पास डिटेल्स कहानी सुन के बताए ये हाई प्रोफाइल का क्राइम है, हम लोग ये केस नहीं लेंगे। महिला पुलिस ने ऐसा कहा, ऐसा बोला है। भक्तिनगर थाना में भी हमने गया था। भक्तिनगर थाना हमारा पीठ का ऊपर हाथ दे के बोला है आप महान आदमी हैं, आप बहुत अच्छा काम किए हैं, यही बोल के हमको छोड़ दिया। हम इतना जानता था क्योंकि उससे पहले से, क्योंकि 24 तारीख तो जब भक्तिनगर थाना शांता को रिफ्यूज़ किया तो हमने सोचा भक्तिनगर थाना से हमारा कोई काम नहीं होगा। यानी भक्तिनगर थाने में आप जब भी जाते थे तो वहाँ के अधिकारियों से कोई सपोर्टिव रवैया आपको नहीं मिला? हम शुरू से ही हमको मिसगाइड किया है, शुरू से ही हमको मिसगाइड किया। उस समय कौन ऑफिसर थे? ठीक है, हम लोग आम जनता थे, हम लोग आम जनता, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी इसके बारे में खास जानकारी नहीं रहता है। ये कौन अधिकारी होता है, कौन असिस्टेंट होता है, कौन बड़ा बाबू, इतना पता नहीं चलता है। आप अधिकतर किससे बात करते थे? हम असिस्टेंट को बता चौके मेजो बाबू बोलता है, वही मेजो बाबू से ही हम बात करते थे। अच्छा, मेजो बाबू से। हाँ, तो उस टाइम हमको याद है डुप्पा भी था, उस टाइम लामाजी जी भी था, ये दो नाम हमको याद है। डुप्पा? हाँ, डुप्पा और लामा। अच्छा, ये दोनों आपको मिसगाइड किए? हाँ, मिसगाइड किया है। लामा साहब तो हमको अरेस्ट किया है, और वो ही हमारा बीबी जो 498 केस था फॉल्स, वो भी 498 केस, वो 498 केस नहीं था। वो हमको सिर्फ हम पुलिस का मूवमेंट बंद कर दे इसलिए हमको बीबी से जोर जबरदस्ती करवाया था ये 498। वो भी 498 केस जो कागज था भक्तिनगर थाना ये कागज रिसीव नहीं किया था हमारा बीबी का, ये कागज जो बाई पोस्ट में कमिश्नर ऑफिस में भेजा था, एक कागज बाई पोस्ट में कमिश्नर ऑफिस में भेजा था। कमिश्नर का ऑर्डर था उत्तम को अरेस्ट करो। उसका बाद जब डिटेल्स खबर पहुंचाए उसका बाद कमिश्नर साहब बोला था उत्तम को अरेस्ट करने का जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। जयरामन था उस टाइम, कमिश्नर जयरामन था। तो ठीक है, उत्तम को छोड़ दो, उसको घर में पहुंचा दो। और हमको जयरामन जी खुद ही हमको बोल दिया जो उत्तम को कोई जरूरत नहीं, तुम जलपाईगुड़ी जाके बिल ले लेना सिर्फ। उसका बाद अभी न जो बात अब बीच में बोल रहे थे, हम बीच में छोड़ लिए थे। महिला पुलिस स्टेशन हमको रिफ्यूज किया, भक्तिनगर थाना हमको बहवा दे के भेजा। हम कहाँ जाए, बोलिए आप, हम कहाँ जाए? हाँ, हमारा केस डिले हुआ है, आप कागज में डिलेस में देखिए, कहीं भी लिखा मिलेगा हमारा कागज। हम जब कंप्लेन किया है, कंप्लेन का डेट थोड़ा देरी था, देरी का कारण था हमारा बेटा, सबसे पहले हमारा बेटा जिसका जिंदगी आज भी बर्बाद की तरफ चला जा रहा है। यानी कि केस जो डिले आपने किया उस केवल इसलिए कि आपकी बच्ची की पढ़ाई हाँ कहीं डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से आपने केस डिले किया। क्या? और पुलिस ने आपको इस चीज के लिए कहा कि अब तूने बहुत बढ़िया काम किया, हाँ, तुम कर रहे हो। हाँ, फिर आपने क्या किया? उसका बाद हम डिटेल्स लेके डायरेक्ट कमिश्नर ऑफिस में चला गया। मार्च महीना का 6 तारीख हमारा बेटा का एग्जाम, उस दिन लास्ट एग्जाम था, उसी दिन हम कमिश्नर ऑफिस में चला गया। कमिश्नर ऑफिस में 6 तारीख को था, 6 जनवरी को 6 मार्च था। 6 मार्च को हमने रिपोर्ट डाल दिया वो कमिश्नर ऑफिस में। और उसका बाद 13 तारीख नागात, हाँ 12-13 तारीख नागात वो असिस्टेंट कमिश्नर जो सर्वरी राजकुमार, असिस्टेंट कमिश्नर सर्वरी राजकुमार, वो हमको फ़ोन में बुलाया। हम और हमारा बीबी दोनों मिलके हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वो जो चिल्ड्रेन पार्क में है सिलीगुड़ी में, उसमें बैठ के हमारा दोनों का से डिटेल्स, हमारा केस का डिटेल्स मांगा।
डिटेल्स मांगने का बाद राजकुमार भट्टाचार्य का पास, उसका बाद डिटेल्स मांगा, डिटेल्स मांगने के बाद भक्तिनाथ थाना में डिटेल्स भेज दिया है। उसका बाद शायद 14 या 15 तारीख को शायद कितना देर के अरेस्ट हुआ है हमको अभी इतनी याद नहीं है, 10 साल हो चुका है इसका। कौन अरेस्ट हुआ था? राज भट्टाचार्य। उसका बाद हमारा जो आईओ था डीएन बख्शी, ये डीएन बख्शी साहब हमारा घर में आया। घर में आने का बाद हमको लिया है, शांता को लिया है गाड़ी में लेने का बाद राजकुमार भट्टाचार्य का घर में गया। राजकुमार भट्टाचार्य में जाने के बाद राजकुमार भट्टाचार्य को अरेस्ट किया। उस टाइम हम काकली भट्टाचार्य को उस घर में देखा है, जिस काकली भट्टाचार्य 498 केस किया था उसी का, उसका हस्बैंड का अगेंस्ट में, और उसी दिन उसको, उसी का बीबी को हम उस घर में देख रहे हैं। इसमें भी हमको शक हुआ था काकली भट्टाचार्य के ऊपर, जिसका हस्बैंड, जो लड़की हस्बैंड का अगेंस्ट में 498 केस किया, ना जाने दोनों के अंदर में क्या मामला था। दोनों का अंदर में हो सकता है कोई संगीन मामला भी हो सकता है, हमारा बीबी को हुआ रखा इसलिए वो 498 केस किया है, ये भी हो सकता है, वो अपना बात है। लेकिन इतना बड़ा घटना होने का बाद भी उसका बीबी उस घर में क्यों, जो 498 केस किया था जिसका हस्बैंड का अगेंस्ट में, इतना बड़ा घटना किया, फिर भी उसका बीबी उस घर में उस दिन ही हमको शक हुआ था उसका बीबी का ऊपर। तो जिस वक्त आप उसके घर गए तो राज भट्टाचार्य को पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद उनकी जमानत हो गई ना, उसका राज भट्टाचार्य का अरेस्ट किया। अरेस्ट करने का बाद हम उसी टाइम पुलिस को बोला था उसका बाद कि शांता सरकार का जितना सोने का गहना था, उसका कैश रुपया था, उसका जमीन का कागज है, उसका कपड़ा उपड़ा जो भी है, आप उसको क्यों नहीं ले? बोले नहीं, हमारा आसामी भाग जाएगा। पुलिस ने ऐसा कहा? हाँ, थाने की पुलिस ने? हाँ, डीएन बख्शी साहब ये बोला थे उसका आसामी भाग जाएगा। तो राज भट्टाचार्य को ले गया। ले जाने के बाद देखिए, हम जानता, हम लोग, हमारा ज़िंदगी में पहली बार हम थाना देखा, हमारा ज़िंदगी में पहली बार हम कोर्ट का चक्कर में आ रहे हैं। तो इतना कुछ जानकारी हमको पास नहीं था। हम कोर्ट कचहरी का और थाना में हम थाना के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, एकदम जीरो था, कुछ भी नहीं जानता है। कैसे एफआईआर लिखना, एफआईआर कैसे लिखना है वो भी नहीं जानता था। हमारा बीबी का हम बोला देखो तुम्हारा ज़िंदगी में जो घटना घटा है तुम अपना हाथ से लिखो तुम्हारा हिस्ट्री। तो आपसे भी दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस राज भट्टाचार्य के विषय में उत्तम जी बात कर रहे हैं, उन राज भट्टाचार्य पर कौन कौन सी धारा लगी हैं, जो अभी बता रहे थे कि बीच में राज भट्टाचार्य अरेस्ट हुए थे, जिस धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, अब फिलहाल वो जमानत पर हैं, उसकी ज़रा सी छोटी सी जानकारी मैं आपको भी दे रहा हूँ। भक्तिनगर थाना में आईपीसी की धारा 13 डेटेड, मैं डेट बता रहा हूँ, 13/03/2014 के डेट है ये, और उन पर 493, 493, 376, 406, 506 आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसके आईओ डीएन बख्शी, जिन पर लगातार उत्तम जी आरोप लगा रहे हैं, उनका यह कहना है डीएन बख्शी का कि आसामी भाग जाएगा, इसलिए उन पर उस तरह का दबाव नहीं बनाया गया जिस तरह का दबाव बनाया जाना चाहिए था। डीएन बख्शी पर यह एक संगीन आरोप लगाए हैं उत्तम सरकार जी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो धारा है, ये धारा के तहत क्या क्या मामला होता है। जैसे कि 493 की मैं अगर बात करूं तो 493 आईपीसी इंडियन पैनल एक्ट के तहत एक धारा है, जिसमें वैविध्यपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित, या आईपीसी की धारा 493 के तहत अपराध को छल पूर्वक आदमी विधि पूर्वक किसी स्त्री को कैसे विवाहित न हो, अगर कोई स्त्री विवाहित न हो उसके साथ छल पूर्वक उसे विश्वास में लेकर उससे संबंध करे या फिर सहवास करे, इस आईपीसी एक्ट के तहत राज भट्टाचार्य को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। ये तो बात रही सिर्फ 493 की। अब मैं आपको जानकारी दूंगा 376 सेक्शन है, इसमें बलात्कार, इसमें 10 साल से कम की सज़ा नहीं हो सकती है। किसी महिला के साथ जबरन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब सेक्शन की मैं बात करूंगा, सेक्शन 406। सेक्शन 406 भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के क्रमानुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को विश्वास में, भरोसे में अपनी संपत्ति जिस वो उसका ना हो और वह मांगने पर भी ना लौटाए, तो इससे 3 साल तक की सजा उस व्यक्ति को
हो सकती है। और दूसरी जो है 506 के तहत किसी को धमकी देना, धमकाना, इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और 307 आईपीसी की धारा 307 हत्या की कोशिश, गंभीर चोट पहुंचाना आईपीसी की धारा 307 में एवं तथा इसमें जोड़ा गया है कि इस तथ्य के अनुसार अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या करने का प्रयास करता है जिसे पहले ही किसी अपराध में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए न्यायालय सजाए मौत भी दे सकती है। ये सारी धाराएं राज भट्टाचार्य पर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी राज भट्टाचार्य फिलहाल जमानत पर है। हाँ। यानी कि भक्तिनगर थाना इस मामले में पूरे तरह से राज भट्टाचार्य के सपोर्ट में है। आपको ऐसा लगता है? हमको तो ऐसे लगता है। इसमें और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देंगे। जैसे इस केस जब शुरू हो गया, भक्तिनगर थाना उसको अरेस्ट किया, शुरू हो गया, बस हम इतना जानता है, हम पुलिस को हाथ पकड़ के, कानून का हाथ पर पुलिस को हाथ पकड़ के अदालत तक पहुंचे हैं। इसमें कैसे वकील रखता है, कौन सा वकील कैसे क्या करता है नहीं करता, एक कुछ भी नहीं, हम नहीं समझते हैं। हम कुछ भी नहीं जानते थे। हम इतना जानते हैं जे पुलिस को हाथ पकड़ के हम अदालत तक पहुंचा है, हमारा बीवी को यहीं से इंसाफ मिलेगा। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना का अंदर में अचानक हम सुना कि राज भट्टाचार्य का बेल मिल गया। तो हम इतना तो जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कम से कम इतना तो जानता हूँ जो एक्ट उसका ऊपर चढ़ा हुआ है, ये नॉन बेलेबल एक्ट है, लेकिन कैसे उसका बेल मिल गया। हम और हमारा बीवी दोनों मिलके जलपाईगुड़ी कोर्ट में गया, कुछ भी नहीं जानता था। इसको पूछता है, उसको पूछता है, उसको पूछता है, पूछते पूछते एक जगह में ऑफिस में जाकर पूछा, ये लोग बोल रहा है कि नहीं, इसके ये केस का अभी तक चार्जशीट ही जमा नहीं हुआ। आपको कोर्ट से बात पता चली? कोर्ट से पता लगा इस केस का 3 महीना हो गया, अभी तक इस केस का चार्जशीट जमा नहीं हुआ है। हम ये भी तब सुना है जे अगर वो चार्जशीट नहीं जमा कर बेल तो उसका हो गई, उसका बेल हो गया 3 महीना के बाद। तो चार्जशीट जमा क्यों नहीं जमा हुआ है, इसके बारे में हम छानबीन थोड़ा जानने का कोशिश कर रहा था कोर्ट में। बुद्धि उस टाइम हमारा गायब हो गया। हम आया सिलीगुड़ी में, फिर जर्नलिस्ट क्लब में पहुंचा है। जर्नलिस्ट क्लब में पहुंचने के बाद हम किसी से इससे बात किया है। बात करने के बाद हमको लीगल सर्विस का सेक्रेटरी अमित सरकार का पता मिला। हम लीगल सर्विस का सेक्रेटरी अमित सरकार के साथ मुलाकात किया है। उस टाइम बानी मैडम को आप लोग शायद पहचानते हैं, बानी मैडम को, जो कॉलेज पाड़ा में रहता है। बानी मैडम जो सिक्किम हाई कोर्ट का जज का वाइफ था, और उन्होंने लीगल सर्विस का ऑपरेट करता था, लीगल सर्विस का, वो अमित सरकार भी था। तो हम अमित सरकार के पास गया है। अमित सरकार बोल रहा है, आप एक काम कीजिए, हम एक चिट्ठी लिख देते हैं, आप ये चिट्ठी लेके सिक्किम चला जाइए। तो हम और हमारा बीवी दोनों मिल के वो लीगल सर्विस का एक चिट्ठी लेके सिक्किम हाई कोर्ट में चला गया, और वहीं से हम बता रहे हैं कि सिक्किम पुलिस हमको कैसे सपोर्ट किया है। तुरंत हमारे पास कागज से अभी भी है हमारे पास, सिक्किम लीगल सर्विस है, हमको कैसे सपोर्ट किया है, कैसे हेल्प किया है, और सिक्किम पुलिस हमको कैसे हेल्प किया है। तो एक गाड़ी हमको दिया है सिक्किम लीगल हाई कोर्ट का वजह से, 2 लॉयर को दिया है। लॉयर को देके हमको और हमारा बीवी को लेके रानीपोल पुलिस स्टेशन में आया। रानीपोल पुलिस स्टेशन में आने के बाद जब यहाँ पर हमको पहुँचने के बाद रानीपोल पुलिस स्टेशन बोल रहा भक्तिनगर थाना अभी भी इसका इन्वेस्टिगेशन लिए हमारा यहाँ पहुँचा नहीं, अभी भी भक्तिनगर थाना रानीपोल पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए गया नहीं। तो उसके बाद हम मोनीपल में भी गया था, हॉस्पिटल में। तो रानीपोल पुलिस स्टेशन, तब रानीपोल में जो जीडी हुआ था
वो जीडी रानीपोल पुलिस स्टेशन हमको रानीपोल सिक्किम लीगल सर्विस वो जीडी का डिटेल्स पेपर कलेक्ट करके वहीं से हमको बोला उत्तम तुम चला जाओ घर में, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, इसका यहाँ का जो पेपर्स है ये पेपर्स तुम्हारे पास बाई पोस्ट में हम लोग भेज देंगे। बोले ठीक है। उसके बाद हम जलपाईगुड़ी, उसके बाद हम फिर अमित सरकार का पास आया जो हमारा चार्जशीट अभी तक जमा नहीं किया है। उसके बाद हम फिर यहाँ से चिट्ठी लेके जलपाईगुड़ी लीगल सर्विस के पास गया है। जब जलपाईगुड़ी लीगल सर्विस का सेक्रेटरी था चिरंजीव चटर्जी, उनको पास गया है। उनको पास जाने के बाद वो पूरा दो जना हमारा और हमारा बीबी का दोनों का साथ बात करके हमको बोला आप एक काम कीजिए, आप एक चिट्ठी लिखिए जे हम भक्तिनगर थाना का एगेंस्ट पे कलकत्ता हाई कोर्ट में रीट पिटीशन करना चाहते हैं, बोल के आप हमको एक चिट्ठी दीजिए। तो हमने उसी हिसाब से हमारा बीबी एक चिट्ठी लिखा है भक्तिनगर लीगल सर्विस का जो सेक्रेटरी था चिरंजीव चटर्जी, उसका बाद जो चिरंजीव चटर्जी साहब उसका बाद भक्तिनगर थाना को फ़ोन किया। भक्तिनगर थाना को बोला था कि अगर आप 72 घंटा का अंदर में ये चार्जशीट जमा नहीं किया है कोर्ट में, तब आपका एगेंस्ट पे ये हाई कोर्ट में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। 48 घंटा का अंदर में तब हमारा चार्जशीट पहुंचा था। वो भी चार्जशीट पहुंचने में कम से कम 7 महीना लगा है। हम इतना जानता है कि आई विटनेस जब पुलिस के पास स्टेटमेंट देते हैं तो 100% एविडेंस और क्लू पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, तो उसको कोई इन्वेस्टिगेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, उसका कन्फर्मेशन का जरूरत पड़ता है। आपके इस बात से पता चलता है कि राज भट्टाचार्य को बचाने का भरपूर प्रयास भक्तिनगर पुलिस स्टेशन ने किया, और इसमें सबसे बड़ा अगर जो दायित्व जो लापरवाही की वो आईओ डीएन बक्सी, हाँ, ओसी आशिगर, हाँ, उनका हमको सबसे पूरा मिसगाइड किया है। अच्छा, फुल मिसगाइड किया। लेकिन हम वही बात बता रहे, तो आई विटनेस जब पुलिस को स्टेटमेंट देता है 100% एविडेंस और क्लू पुलिस के हाथ में पहुंच जाता है। पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्फर्मेशन करने का जरूरत पड़ता है। ये कॉन्फर्मेशन करने के लिए 7 महीना कहाँ से लगेगा, क्यों लगेगा? वो भी भक्तिनगर थाना भी जाता है, ये संगीन मामला है। ये संगीन मामला में 3 महीने का पहले हमको चार्जशीट जैसे भी हो कोर्ट में जमा करना चाहिए। वो क्यों 7 महीना का बाद? वो भी जलपाईगुड़ी लीगल सर्विस के जब फोन किया है उसका बाद ये चार्जशीट पहुंचा है। यह एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है भक्तिनगर थाने पर, और जो उस समय के आईओ रहे हैं डीएन बख्शी, उन्होंने चार्जशीट बनाने में देर की। इस वजह से राज भट्टाचार्य अभी भी जमानत पर घूम रहा है, सिलीगुड़ी की सड़कों पर घूम रहा है, तमाम पॉलिटिकल कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है, तमाम राजनीतिक रैलियों में शामिल हो रहा है। फिलहाल आपके केस की क्या स्थिति है? इसका अभी बाद की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति, अभी का स्थिति स्टेटमेंट तो शांता सरकार का, हमारा बीबी का स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है। अभी गवाही बाकी है, लेकिन हमारा पूरा भरोसा है अदालत का ऊपर, पूरा भरोसा है अदालत का ऊपर, हमारा बीबी का न्याय मिलेगा। ये भरोसा हमारा अदालत के ऊपर है। लेकिन बहुत सारे मिसगाइड हमको कर चुका है दूसरा तरीका से, लेकिन अदालत के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। अभी भी हम भरोसा करते हैं कि अदालत हमारा बीबी को जस्टिस देंगे। राज भट्टाचार्य का एक सजा मिलना ही चाहिए, उसको सजा मिलेगा। फिलहाल हमारा बीबी एक साइकियाट्रिस्ट का पेशेंट है, जिसको हम हर महीने मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं और उसको काउंसलिंग हम करवाते हैं। अभी वो कितना दिन जिएगा, कितना दिन बाँचेगा, कितना दिन वो अपना आत्मा को ठीक रख पाएगा, ये हमको पता नहीं। शायद ऐसा भी हो सकता है ये केस का राय आने का पहले हमारा बीबी इस दुनिया छोड़ देगा। तो आपने देखा किस तरह शांता सरकार और उत्तम ने अपनी पूरी मनोव्यथा, अपनी पीड़ा, अपने साथ बीती जो घटनाक्रम है उसे किस तरह से बताया है। अब देखना यह है, उत्तम सरकार और शांता सरकार को एकमात्र उम्मीद न्यायालय से है, और हम भी यह उम्मीद करते हैं कि न्यायालय इन दोनों को न्याय ज़रूर देगी। इसी तरह के तमाम सनसनीखेज और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए आप बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।